नमस्कार, ये हमारा पहला पॉडकास्ट है भारत की बातें। और आज भारत की बातों में हमारे साथ हैं डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जी, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, गीता हॉस्पिटल टैगोर टाउन प्रयागराज में। और आज हम सर के साथ सर की एक किताब शूद्र कौन थे, अवलोकन और समीक्षा। शूद्र कौन थे किताब डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखी थी, और तथ्यों और आलोक में डॉक्टर अंबेडकर शूद्र कौन थे, अवलोकन और समीक्षा की है डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जी ने। शूद्र एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते। आखिर क्या है शूद्र और कैसे हम शूद्रों को समझ सकते हैं, आइए इस पे बात करते हैं डॉक्टर त्रिभुवन सिंह जी से। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। हमारा दिस इज आवर प्लेजर सर। बहुत अच्छी किताब, जिसको पढ़ने के बाद बहुत कुछ पता चला, और ये भी पता चला कि बहुत कुछ पता नहीं था। तो क्या है ये सर, इस पे आप जरा हमें। ये किताब डॉक्टर अंबेडकर ने 1946 में लिखी थी, हु वेयर द शूद्रास। ये उनकी उस समय काल में एक बहुत बड़े वर्ग की, भारत के हिंदुओं में बहुत बड़े वर्ग के बारे में उनकी एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मतलब एट टू बी रेटिफाइड, एट टू बी वेरीफाइड। उनका एक अपना एक समझ थी, उसके अनुसार आधार पर इन्होंने किताब लिखा है कि अब प्रमाणों के द्वारा उसको वेरीफाई करें स्कॉलर्स, या उसको खंडित करें, मंडन करें या खंडन करें। तो मैंने इसको अभी 5 या 6 साल हो गए इसको लिखे हुए। हमको लगता है 4-5 हज़ार इसकी प्रतियां बिकी होंगी। इसका मतलब लोगों का को समझ में आ रही है क्या लिखा गया है इसमें। अब शूद्र शब्द से लोगों को प्रॉब्लम क्या है? शूद्र शब्द अगर आप प्रयोग कर दीजिए तो लोगों को आपत्ति हो जाती है। परंतु ये तो नवीन घटना, आपत्ति की घटना नवीन है। भारत का जो समय काल है, जो हमारे यहाँ भारत के जो ग्रंथ हैं उन और स्कॉलर्स हैं, उसके अनुसार तो हमारी परंपरा, सनातन परंपरा लाखों साल की रही है। आज तक किसी ने आपत्ति क्यों नहीं किया इस शब्द पे? अचानक ये शब्द क्यों लोगों को आपत्तिजनक लगने लगा? और बड़ी मजे की बात है कि आपका संविधान भी इस शब्द को इग्नोर करता है। संविधान में शूद्र शब्द नहीं मिलेगा। संविधान में हालांकि बाकी वर्ण भी नहीं मिलेंगे, कि मान लीजिए हमारे यहाँ वर्ण में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण ये वर्ण थे, कास्ट नहीं थे, परंतु आज ये कास्ट की तरह रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। वो चाहे जनरल कास्ट मानो या जो भी कहो, लेकिन शूद्र शब्द तो पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। इसके पीछे रहस्य क्या है? ऐसा क्यों है? अगर आप जो सो कॉल्ड लिटरेचर्स हैं, जिसको सोशोलॉजिस्ट ने लिखा है, हिस्टोरियंस ने लिखा है, अगर आप उसमें जाएंगे तो एकदम फंस जाएंगे। इसको एक अलग दिशा से देखने की जरूरत है। भारत में मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए गए: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष। तो अर्थ जो है बहुत प्रोमिनेंट चीज रही है। चाणक्य ने लिखा, जो पुस्तक लिखी थी आज से 2500 साल पहले, उसका नाम ही था अर्थशास्त्रम। अच्छा। अर्थशास्त्र इज नॉट अबाउट इकोनॉमिक्स ओनली, जैसा कि हमको लगता है। इट इज ऑल अबाउट द रूल्स, रेगुलेशंस, गवर्नमेंट लॉज, सोशल नॉर्म्स, इकोनॉमी, सोशोलॉजी, सबके बारे में। अगर आप चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें एकदम बृहद रूप से हर चीज का लिखा गया है। मतलब आज मान लीजिए आप, जैसे एक श्लोक है, मैं उसका अनुवाद करना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने किसी सेवक से मल मूत्र या जूठन उठवाए तो उसकी संपत्ति जब्त कर लेनी चाहिए। ये चाणक्य का एक एक तरह से गवर्नमेंट ऑर्डर है चाणक्य।
ये उस टाइम का जब चाणक्य आज से 2500 साल पहले हुए थे। हम्म, तो ये बाइलॉज था, अर्थशास्त्र था उनका, जो बाइलॉज जो उन्होंने बनाए थे। और ऐसा नहीं है कि चाणक्य ने कोई नए नियम बनाए। अगर आप चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि चाणक्य ने समय के अनुसार, मान लीजिए मनु ने जो नियम बनाए थे, मान लीजिए बृहस्पति आचार्य ने जो नियम बनाए थे, उन नियमों को उस समय के अनुसार कैसा होना चाहिए उसको उन्होंने व्यवस्थित किया। काटा नहीं था कि उन्होंने ये कहा था, जैसे लिखा गया कि उन्होंने ये कहा था, मनु महाराज ने कहा था, बृहस्पति ने कहा था, फलाने आचार्य ने कहा था, लेकिन आज की तिथि में ये होना चाहिए। जैसे कि आपका संविधान 100 साल पहले बना था या 70 साल पहले बना था, उसमें नियमित संशोधन हुए हैं, 100 संशोधन से अधिक हुए हैं। तो जो हमारे जो धर्मशास्त्र या जो सोशियोलॉजी के जो शास्त्र हैं, वो कोई रिजिड नहीं है, अनअमेंडेबल नहीं है बाइबल या कुरान की तरह कि इसमें ये अपरिवर्तनीय है। उनको समय के साथ बदलना गया है। ठीक है, तो एक ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि शूद्र जहाँ पर शब्द का प्रयोग होता है तो आपको आमतौर पे जो भी आप सोशल मीडिया में देखेंगे तो सफाई कर्मी या इस तरह का काम से ही उसको संबंधित किया जाता है। जबकि कौटिल्य ने कहा कि जो भी व्यक्ति अपने सेवक से मल मूत्र या जूठन उठवाए उसकी संपत्ति जब्त कर, चाणक्य ने कहा था। हाँ। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि चाणक्य ने जो उस समय की जो इस खासतौर से इस वर्ग की जो इस वर्ग में आते थे उनकी जो सैलरी निर्धारित की थी, आज की तिथि में अगर आप सोच भी नहीं सकते कितनी, मुझे एग्जैक्टली तो फिगर नहीं याद है, लेकिन आप जाइए। सैलरी किन के लिए होती थी भाई? जो भी राज कर्मचारी होंगे। अच्छा, राज कर्मचारी में तो चारों वर्ण के लिए जी। इस पुस्तक में डॉक्टर अम्बेडकर ने इस पुस्तक में चाणक्य को कोट किया है, कौटिल्य को कोट किया है और महाभारत को कोट किया है। महाभारत में उन्होंने कोट किया है कि जब भीष्म पितामह से युधिष्ठिर जाते हैं शिक्षा लेने कि राजकाज कैसे किया जाए, तो जो राजा का जो मंत्रिमंडल होगा उसमें किस वर्ण का कौन व्यक्ति होगा, कि इतने ब्राह्मण होंगे, इतने क्षत्रिय होंगे, इतने वैश्य होंगे, इतने शूद्र होंगे, ये डॉक्टर अम्बेडकर ने इसमें कोट किया है। तो हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था के तहत जो कि बदनाम की गई है उसके निहित कारण थे। ऐसे तो नहीं किया जाता कोई काम, उसको बदनाम किया गया, उसको टारगेट किया गया। अगर राजा के मंत्रिमंडल में शूद्र है और रत्नी भी है, मतलब उसके पास वो भी है, रुपए पैसे वाला है, तो किस तरह से ये शब्द जो है घृणित हो सकता है? इसके पीछे कुछ तो रहस्य होगा, कोई तो कारण होगा। जैसे आपने अभी बताया कि बचपन से हमने भी पढ़ा है, सुना है कि शूद्र जो शब्द है उसको सफाई कर्मियों से और जो निम्न तबके जो लोग हैं उनसे जोड़ा जाता है। मगर शूद्र है कौन? असली शूद्र का मतलब क्या है? शूद्र शब्द का मतलब क्या है? शूद्र कौन है? देखिए, हम इतिहास का आकलन ऐसे नहीं कर सकते कि जो हमको आज दिख रहा है उसको हम सुपर इम्पोज करें हिस्ट्री पर। अगर आपने हिस्ट्री के ऊपर आज का जो समाज है जैसा भी दिख रहा है इसको सुपर इम्पोज करेंगे तो हिस्ट्री कहाँ रही जी। ये तो आपने अपने एक दृष्टिकोण से उसको आकलित करने का प्रयास किया है। तो भारत के इतिहास के संदर्भ में यही हुआ है। जिस तरह का व्याख्यान, जिस तरह का वर्णन हिंदू सोसाइटी के बारे में अंग्रेजों ने बताया आपको और उनके निहित कारण थे, उन्होंने आपको ऐसे क्यों बताया, उसी के आधार पे आप उसको देखना चाहते हो। आज से 50 साल पहले भारत में खाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं उत्पन्न होता था। अमेरिका से आप मंगाते थे लाल गेहूं, और कौन सा गेहूं, लाल बहादुर शास्त्री को जय जवान जय किसान का नारा देना पड़ा, क्योंकि अमेरिका ने जब पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी तो अमेरिका ने मना कर दिया कि हम आपको अनाज नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा हम एक दिन उपवास रख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, हमारे यहाँ तो
ये हमारे धार्मिक अनुष्ठान का पार्ट है। आज की डेट में भारत पूरी दुनिया को अनाज सप्लाई कर रहा है। आजकल तो फिर मान लीजिए आप 50 साल पहले की दृष्टि से भारत को आकलित करेंगे तो एक दूसरा भारत है, आज का भारत दूसरा है। उसी तरह इतिहास के संदर्भ में इतिहास को इतिहास की तरह ही देखा जाना चाहिए। जब आपके ऊपर 1000 साल से आक्रांताओं ने आक्रमण किया, एक तरह से कहा जाए कि शासन भी किया, तो क्या आप ये समझते हैं कि आपका जो समाज है वो उसी तरह से एक शिला की तरह, पाषाण की तरह अपरिवर्तनीय रहेगा? उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। बिल्कुल हुआ होगा। तो फिर उसका आकलन क्यों नहीं होता है? इस सब का सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है, जो सबको समझ में आता है आज की डेट में, आजकल खास तौर पे समझ में आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है और इकोनॉमी क्या है, जीडीपी क्या है। आज डॉक्टर मोदी जी कह रहे हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, विश्व में तीसरा स्थान होगा हमारा। ठीक, कभी आज से 70-80 साल पहले ब्रिटिश जो है विश्व का सबसे बड़ा इकोनॉमी हुआ करता था। फिर उसके बाद अमेरिका हो गया सबसे बड़ा इकोनॉमी। आज चीन और भारत उस कतार में है। तो मेरे हिसाब से किसी समाज का आकलन इकोनॉमिक हिस्ट्री के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक हिस्ट्री कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि मान लीजिए आज अमेरिका के पास बहुत धन है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसीज के पास हो। वो धन सामान्य जन के पास जाएगा ही जाएगा। अगर वो धन सामान्य जन के पास नहीं जाएगा, बिजनेस में नहीं जाएगा, सर्कुलेट नहीं होगा, तो प्रोग्रेस कैसे होगी? मोदी जी ने जो अभी नोटबंदी लागू किया, जो अभी पेटीएम आ गए हैं, यूपीआई जिसको कहते हो, आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा धन जो ब्लैक मार्केट में था वापस सर्कुलेशन में आ गया है? जी। ये बहुत बड़ा क्या कारण नहीं है कि भारत का प्रोग्रेस हो रहा है? जी। जो लोग बोरों में रखते थे पैसा, वो मनी मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। इससे इकोनॉमिक हिस्ट्री और शूद्रों का इसमें क्या लेना देना? मतलब शूद्रों का राइट। इकोनॉमिक हिस्ट्री से कैसे लेना देना? इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि भारत सोने की चिड़िया थी। जी। ये तो सब एक बच्चा बच्चा जानता है। जी। तो अब ये प्रश्न उठता है कि भारत सोने की चिड़िया कब से कब थी, और वो सोने की चिड़िया, उस सोने की चिड़िया होने का मतलब क्या था, उसका निर्माण कैसे हुआ था, उस सोने की चिड़िया के पंख कैसे उतरे गए कि आप इस हालत में हो गए कि हमारे पास खाने का अनाज भी नहीं जुट पाता था, हमको इंपोर्ट करना पड़ता था। तो कोई तो कारण रहा होगा, कोई तो सिस्टम रहा होगा। इसलिए इकोनॉमिक हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। बट ये शूद्रों के संदर्भ में कैसे है? शूद्रों, उसके लिए आपको व्यवस्था को समझना पड़ेगा। हालांकि व्यवस्था कहना ठीक नहीं होता है, व्यवस्था शब्द कहीं मिलता भी नहीं। हमारे जो शास्त्र हैं, जहां भी वर्ण शब्द आया है, जी, वर्ण शब्द आया है, वो हमेशा व्यवस्था उसमें शब्द कहीं मिला नहीं। या जैसे आप जाति प्रथा समझते हैं, कास्ट सिस्टम समझते हैं, तो जाति प्रथा जैसा शब्द कहीं मिलेगा नहीं। प्रथा मतलब सिस्टम, मतलब ह्यूमन क्रिएटेड। एक होता है कि नेचर क्रिएटेड। जैसे कृष्ण कहते हैं कि चातुष वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विवक्षा, या मनुस्मृति में या किसी भी शास्त्र में आप जाएंगे तो वहां जब भी वर्णन होता है वो चारों वर्णों का वर्णन होता है। इस संदर्भ में ये पुस्तक एकांगी साबित प्रमाणित होती है। जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ शूद्रों को के बारे में बात करते हैं। हमारा कोई भी शास्त्र है, वो जहां भी वर्ण की बात होगी वहां चारों वर्ण की बात होगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जैसे कि हम बोलते हैं वर्ण व्यवस्था, अभी आपने बोला व्यवस्था सिस्टम मतलब मैन मेड, जिसमें एक ह्यूमन इंटरफेरेंस हो। तो ये वर्ण व्यवस्था तो मैन मेड है ना? इसको तो किसने, ब्राह्मणों ने बनाया, किसने इम्पोज किया समाज पे? अगर आप कृष्ण को ब्राह्मण मानते हैं तो ब्राह्मण ने बनाया किसको? कृष्ण को, क्योंकि तो भगवत गीता के श्लोक में कोट कर रहा हूँ। जी। तो भगवत गीता में लिखा है कृष्ण ने कि चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभागसा। गुण क्या है? गुण, आज जैसे आप ये समझते हैं कि एक छोटा बच्चा भी जानता है कि जो एटम है, जो परमाणु है, एटम। उसको 3 हिस्सों में तोड़ा जा सकता जी। है।
ठीक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, दो, यद्यप तीनों के गुण धर्म अलग अलग है, लेकिन बिना तीनों के मिले एक परमाणु का निर्माण नहीं हो सकता जी। इसी तरह से हमारे यहाँ लाखों वर्ष बताया गया कि पूरा ह्यूमन एग्जिस्टेंस, पूरा नॉट ओनली ह्यूमन एग्जिस्टेंस, टोटल एग्जिस्टेंस वो तीन तत्वों से बना हुआ है, जिसको सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जहां गुण कर्म विभागसा की बात आ रही है, वो क्वालिटीज की बात नहीं आ रही, वो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की बात हो रही है। किसमें किस चीज की प्रधानता होगी? ब्राह्मण सतोगुणी प्रधान होना चाहिए, क्षत्रिय रजोगुणी प्रधान होना चाहिए, वैश्य और शूद्र तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, पर सब में तीनों होते हैं, लेकिन किसमें कौन सा होना चाहिए प्रधान, किसमें कौन सा ज्यादा, किसमें कौन सा कम, डोमिनेंट पार्ट क्या है, ठीक है, उसके आधार पर गुण कर्म, उसी के आधार पर कर्म होते हैं। तो लोगों को ये वर्ण कैसे मिलता था? मतलब आप उसके पहले देखिए, आपको ये समझना होगा वर्ण की दुर्व्याख्या कैसे की जी। वर्ण की दुर्व्याख्या की गई जब अंग्रेजों ने भारत में एक फेक नैरेटिव मैक्स मूलर द्वारा रचित 1859 में इम्पोज किया। आर्य शब्द से सुना होगा जी, आर्यन द्रविड़ियन। जी। इनफैक्ट आर्यन वर्ड जो है मैक्स मूलर ने नहीं कॉइन किया था। आर्यन वर्ड एक एरियन वर्ड है, एरियन, ARIAN, एरियन वर्ड है। एरियन वर्ड इज कनेक्टेड टू क्रिश्चियनिटी, ठीक। पहली बार इसका प्रयोग किया भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में नहीं, इनफैक्ट पूरी ह्यूमैनिटी के संदर्भ में विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स एक कलकत्ता का जज था जो 1784 में भारत आया था, और 1786 में उसने एक वर्ड कॉइन किया, इंडो एरियन। ही वांटेड टू कनेक्ट द इंडिया विद द यूरोप। तो यूरोप क्रिश्चियन नेशन था, उसके लिए उसने प्रयोग किया वर्ड एरियन, ठीक। और इंडिया ऑब्वियसली इंडो वर्ड इंडिया के लिए, भारत के लिए, ठीक। कालांतर ने उसने इसको भाषा के संदर्भ में प्रयोग किया, ठीक है। हालांकि विलियम जोन्स, ये प्रमाणों से इतिहासकार अभी लेटेस्ट जो लोग हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये प्रमाण के साथ प्रस्तुत किया है कि ना विलियम जोन्स को संस्कृत आती थी, ना मैक्स मूलर को संस्कृत आती। मैक्स मूलर जिसको संस्कृत का सा भी नहीं पता था, और वो हार्डली मैट्रिकुलेट पास था, लेकिन आप जानेंगे तो पता करेंगे तो पाएंगे कि उसको डॉक्टर कहा जाता है, एमए कहा जाता है। इवन हमने तो इतने जनरस हैं, तो हमने जर्मन दूतावास का नाम मैक्स मूलर भवन रख रखा है। वी आर सो जनरस। मैक्स मूलर ने 1859 में एक अफवाह कॉइन किया जिसको आर्यन इन्वेजन कहते हैं, ठीक है। आर्य कहीं से आए, ठीक है। एक वो लंबी कथा है जहां से हम इससे वो हो जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएंगे। तो वर्ण उसके बाद जो है 1859 के बाद, 1857 की बात, 1857 हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों का यह प्रयास था कि 1857 रिपीट ना हो। 1857 का विद्रोह रिपीट ना हो, उसके लिए जो जो भी किया जा सकता था, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, एजुकेशन के लेवल पे, मिस इन्फॉर्मेशन के लेवल पे, भारतीय ग्रंथों को मिस ट्रांसलेशन करने के लेवल पे, सब कुछ किया गया। जैसे उन्होंने बताया कि वर्ण का अर्थ है रंग, ये भी आपने भी पढ़ा होगा, वर्ण का अर्थ है रंग। इस आधार पर उन्होंने हिंदू समाज को दो वर्गों में बांटा, सवर्ण और असवर्ण। ये तो कॉमन यूज होने वाले वर्ड है ना, आज भी इस्तेमाल होते हैं बिना समझे कि ये कहाँ से शब्द आए हैं, कहाँ से आए हैं ये शब्द। सवर्ण और असवर्ण शब्द आए हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मैंने पढ़ा, और ये सिर्फ शादी और विवाह के संदर्भ में। सवर्ण मीन्स विद इन द सेम क्लास, असवर्ण मीन्स उस क्लास से हटकर। जैसे शांतनु, महाराज शांतनु का विवाह
एक मछुआरे की बेटी से होती है, तो ये असवर्ण विवाह है। लेकिन ऐसा नहीं था, ये अमान्य तो था नहीं। अगर अमान्य होता तो महाभारत कैसे होता? बहुत सारे अमान्य नहीं था, दिस वॉज ए जस्ट ए क्लासिफिकेशन कि ये शादी ब्याह के संबंध में, लेकिन इसको रंग से जोड़ दिया गया। अब आप ये सोचिए, जहां पे रंग भेद नीति कहाँ चलती थी? रंग भेद नीति अफ्रीका में चलती थी, जहां पे ईसाइयों का राज था। यूरोप में भी चलती, यूरोप में तो आप आज की डेट में कह सकते हो कि वहां पे ब्लैक्स हैं, लेकिन यूरोप तो व्हाइट्स का देश था। अंग्रेजों ने जहां जहां पर शासन किया काले देशों में, चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में, अफ्रीका में हो, वहां पे ये रंग भेद नीति का उन्होंने अडॉप्शन किया। और ये बाइबल से एक तरह से क्या कहेंगे, बाइबल इसका समर्थन करती है। इसका खुलासा अभी राजू मल्होत्रा जी ने अपनी एक पुस्तक ब्रेकिंग इंडिया में किया है कि रंग का संदर्भ, जो नैरेटिव है बाइबल की, नोह की एक कथा है, उसमें जाएंगे तो आप नाम सिर्फ ले दे रहा हूं, आप पढ़िएगा डिटेल में। वो नोह की कथा को पूरे पूरे जो दुनिया पे अप्लाई करने के लिए अंग्रेजों ने पूरी दुनिया को बांटा रंग के आधार पर। नूह या नो है ना, एक नोवाज आर्क वाला, हाँ, नोहाज आर्क वाले, ठीक है, इतना ही पर्याप्त। वो जहाज बनाया था। हाँ, जब 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में इन्होंने पूरे दुनिया पे कब्जा किया, तो पूरी ह्यूमैनिटीज को इन्होंने डिवाइड किया नोह के 3 पुत्रों के आधार पे, जय, हेफेथ और सैम। सेमाइट वर्ड आप सुनेंगे, हमाइट वर्ड सुनेंगे, तो वहां से रंग भेद शुरू होता है। उसको उन्होंने भारत के संदर्भ में अप्लाई किया, वर्ण का अर्थ रंग बताया। अच्छा, अगर वर्ण का अर्थ रंग है तो वर्णाक्षर का क्या अर्थ, वर्णमाला का क्या अर्थ, वर्ण धर्म आश्रम का क्या अर्थ? हमारे जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं या स्कॉलर्स हैं, सोशियोलॉजी के, जो उन्होंने कभी इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा। भगवान राम हमारे श्याम वर्ण के थे, वर्ण का एक अर्थ रंग होता है। संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। इसको पर्यायवाची कहते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि किस संदर्भ में इस्तेमाल हो रहा है, किस संदर्भ प्रयोग हो रहा है। तो वर्ण का एक अर्थ रंग होता है, लेकिन अगर सवर्ण और असवर्ण में आप डिवाइड करोगे तो हमारे जो भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, वो तो असवर्ण में आ जाएंगे, नहीं आएंगे जी। तो जो वर्ण का अर्थ था हमारे यहाँ कौटिल्य के अनुसार, डिवीजन ऑफ द स्किल, आज की डेट में भी आप हर आदमी को हर स्किल में नहीं डाल सकते। एक जो क्रिकेटर है जिसके अंदर बचपन से क्रिकेट खेलने का एप्टीट्यूड है, आप उसको डॉक्टर नहीं बना सकते जी। एक कोई बहुत अच्छा है जो स्टोरी राइटर है, आप उसको इंजीनियर नहीं बना सकते। एक इंजीनियर है, आप उसको स्टोरी राइटर नहीं बना सकते। एक जो इनर एप्टीट्यूड होता है उसके अनुसार डिवीजन ऑफ जो ह्यूमैनिटी है उसको 4 स्किल्स में डिवाइड किया गया। जो इंटेलेक्चुअल स्किल है उसको ब्राह्मण कहा गया, जो डिफेंस फोर्स है उसको क्षत्रिय कहा गया, शक्ति जिसके पास है, जो ट्रेडिंग फोर्स है उसको वैश्य कहा गया, और जो सर्विस सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो मनोरंजन है, जो समाचार की दुनिया है, जो खनिज उत्पादन है, जो ट्रेड है, जो कृषि है, ये सारा जो एक्सपर्टीज जिसके अंदर हो उसको शूद्र कहा गया। जिसमें लेबर फोर्स लगे, या जिसमें लेबर फोर्स एक गलत वर्ड है। जिसमें आप क्या, आपको क्या लगता है कि क्या इसमें इंटेलेक्चुअल स्किल नहीं लगती है? खनिज पदार्थों के दोहन में, खनिज पदार्थों को, कोयले को हीरा बनाने में स्किल नहीं लगती है? इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल, जिसको आज की डेट में मोदी ने जो चला रखा है, एक स्किल डिपार्टमेंट खोल रखा है, शायद मंत्रालय है स्किल डेवलपमेंट। हाँ, तो वो स्किल डेवलपमेंट, वो मतलब आप ये कहें कि जो हाथों और दिमाग के दोनों के प्रयोग से जो स्किल डेवलप, उस वर्ग को हमारे यहाँ शूद्र कहा जाता है। अदरवाइज आप बताइए, ये सोने की चिड़िया जो निर्मित हुई भारत, उसका निर्माण कैसे हुआ? वो उसका ब्राह्मणों ने निर्मित किया,
क्षत्रियों ने निर्मित किया। जो व्यापारी थे वो किस चीज का व्यापार करते थे? व्यापार। या शूद्रों ने निर्मित किया। इतनी बड़ी आपकी जीडीपी थी। अभी तो बहुत कम लोग हैं जो इकोनॉमिक हिस्ट्री पे बात करते हैं। यश गुरुमूर्ति हैं, वो पिछले 10 सालों से बात करते हैं इसके बारे में। उन्होंने, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो उनके ढेर सारे वो हैं। इनफैक्ट उन्होंने मुझे वो किया, क्या कहेंगे उसको, प्रेरणा दी कि मैं देखूं बोल क्या रहे हैं। ठीक है। या अभी शशि थरूर जी गए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 5-6 साल पहले। ट्विटर पे उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसपे नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो और इनका एक सुमित्रा महाजन जो लोकसभा की अध्यक्ष थी, उन्होंने उनको बधाई भी दिया था। जिसमें ब्रिटिश रूल जब इंडिया में था उसके बारे में उन्होंने बात की थी, उनकी क्लिप वायरल हुई थी। 5-7 मिनट की बड़ी वेरी इफेक्टिव क्लिप है जी, और फिर उसी का आधार बना के उन्होंने किताब भी लिखी, द एरा ऑफ डार्कनेस। जिसमें वो कहते हैं कि 45 ट्रिलियन की, नहीं, ये 45 उन्होंने कुछ बोला है, उन्होंने मिनहाज मर्चेंट का नाम लिया हुआ है। ठीक है। लेकिन 45 ट्रिलियन डॉलर की बात अभी किया है ये आपके जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने। इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे बोला है जी, कि ब्रिटेन ने 190 साल में भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूटे। और 45 ट्रिलियन डॉलर्स का मतलब आज की डेट में ब्रिटेन की 15 या 17 साल की जीडीपी के बराबर। अगर भारत वो पैसा ब्रिटेन से डिमांड कर ले, ब्रिटिश से मांग ले, तो ब्रिटेन की क्या हालत होगी? क्या वो दाने दाने के लिए मोहताज नहीं हो जाएगा? वो तो मेरे ख्याल से अभी भी हो रहा है। नहीं, और मांगना चाहिए। बहुत से देशों ने मांगा है। अच्छा। हाँ, ये अभी आप हिस्ट्री पढ़ो तो बहुत से दोनों ने, जो इन्होंने अत्याचार किए, अभी पोप कहाँ गए थे 1 या 2 साल पहले, तो उन्होंने क्षमा मांगी है ईसाइयों ने जो अत्याचार किए थे। तो भारत को क्यों नहीं डिमांड करना चाहिए? भारत को मांगना चाहिए। नहीं, आपने मेरे ऊपर शासन किया, बड़ा एहसान किया, लेकिन लूटने की आपको तो इजाजत नहीं। यहाँ के लोग तो ये मानते हैं कि अंग्रेज चले गए तो बड़ा बुरा हुआ। अब ये उनका दृष्टिकोण है। लेकिन आप ये बताइए, आप भारत एक औद्योगिक राज्य था, देश था। जब अंग्रेज भारत आए या मुगल भारत आए या फ्रेंच भारत आए, वो क्यों आ रहे थे? भारत क्या था? औद्योगिक राज्य, औद्योगिक देश था, इंडस्ट्रियल, बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये बात बिल दुरंत ने अपनी पुस्तक में लिखी है, द केस फॉर इंडिया। बिल दुरंत। ये बिल दुरंत कौन थे सर? बिल दुरंत वाज अमेरिकन, वेरी प्रोमिनेंट नेम। ही इज अ हिस्ट्री राइटर और अमेरिकन है। और उन्होंने, उनकी जो सबसे फेमस बुक है हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, 11 वॉल्यूम में। 11 वॉल्यूम में हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। और उसी पुस्तक को लिखने के संदर्भ में वो भारत के बारे में जानने के लिए भारत आई थी। फिर उन्होंने यहाँ की जो दशा देखी तो उस पर एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने भारत का भी पक्ष रखा और ब्रिटेन का भी पक्ष रखा, और विद डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट जो ब्रिटिश, ये इंडिया कब आए? 1800? ये नहीं, 1930 में इनकी पुस्तक आई है। अच्छा, 1930। तो उसी के आसपास रहे होंगे। ये किधर पब्लिश हुई? ये पब्लिश इंग्लैंड में हुई होगी हमको, या अमेरिका में हुई थी, बट इट वाज बैंड। ये बैन हो गई थी। ये चर्चा में तब आई जब अभी कुछ वर्ष पहले, लगभग एक डिकेड पूर्व, आडवाणी जी ने, या आडवाणी जी का कोई वक्तव्य छपा अखबार में कि वो बिल दुरंत को पढ़ रहे। फिर मैंने खोज किया तो बिल दुरंत, द केस फॉर इंडिया और लाल कृष्ण अडवाणी, तो वो मुझे सीधे जो है बीजेपी के वेबसाइट पे ले गई। डॉक्टर लाल कृष्ण अडवाणी ने, श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी ने 2012 में बीजेपी के जो आर्टिकल लिखा था जी, वो आज भी बीजेपी के वेबसाइट पे प्रथम पृष्ठ पे। क्या कहा? उनका कहना था कि ये पुस्तक उनको, किसी एक का नाम लिया उन्होंने, 2007 में फोटो कॉपी करके दिया, और उन्होंने बिल दुरंत और जे सुंदरलैंड, 2 राइटर्स का नाम लिखा, और एक राइटर और नाम लिखा उसने, क्या नाम था उसका, जिसने लिखा है कि, जिसने भारत के बारे में लिखा, जिसको गांधी ने कहा कि गटर इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट।
गटर मदर इंडिया। मदर इंडिया। मदर इंडिया एक राइटर है, ब्रिटिश राइटर थी, उसने लिखा था भारत को नीचा दिखाते हुए। तो उसके बारे में गांधी से किसी ने पूछा कि उसने लिखा हुआ है या उसके बारे में आपकी क्या राय है। गांधी ने कहा इट इज अ गटर इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट। उसका नाम है, बिल दुरैन का नाम है और जे सुंदरलैंड का नाम तो है। ये बिल दुरैन की जो ये किताब है, इसका इसको बैन क्यों किया बिकॉज इट वाज अबाउट द, इट वाज एक्सपोजिंग द लूट, करप्शन, टायरनी, डिक्टेटरशिप ऑफ द ब्रिटिश। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि व्हाइट मैन्स बर्डन, जी ठीक, कि वो भारत में आके भारत पर शासन करके भारतीयों पे एहसान कर रहे हैं, उनको सभ्य बना रहे हैं। ये ब्रिटिशर्स का क्लेम था और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था कि ये कोई गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, क्योंकि उन्होंने हमारी सारी शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया था। बात वो नहीं है, बात आप आइए बिल दुरंत लिखते क्या है। बिल दुरंत लिखते हैं कि बुद्धि और हाथ के संयोग से दुनिया की जो सबसे सुंदरतम और श्रेष्ठतम और सबसे महंगी वस्तु बनाई जा सकती होगी, वो भारत में प्राचीन काल से निर्मित हो रहा है। और भारत विश्व का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल नेशन था, सबसे बड़ा बैंकर था, सबसे बड़ा इसे शिप के कारोबार होते थे जब ब्रिटिश इस धरती पर पांव रखे। तो इसके लिए उन्होंने कोट किसको किया है? जे सुंदरलैंड को। ये जे जे सुंदरलैंड सुंदरलैंड। सर, ये वही किताब है। मैं दर्शकों को एक बार दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। सर से इस पॉडकास्ट करने से पहले सर से बात हो रही थी, बॉन्डेज, इंडिया इन बॉन्डेज, जे सुंदरलैंड। और ये ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी किताब है। ये 1929 में लिखी गई थी। ये लेखक का कहना है कि 32 साल उसने भारत के बारे में अध्ययन सील किया लगी हुई है इस पुस्तक न्यूयॉर्क को लिखने के लिए। लाइब्रेरी की, अडरिया कुछ सम ADRIA, न्यूयॉर्क। ये 1930 की किताब है। नहीं, 1929 की है। 1929 मतलब 1930 की सील है इसमें। हाँ, हाँ, इसमें प्रिंट 1930 का होगा ये। मे बी। जी। आपने एक बात अभी कही कि हम लोग तो कृषि प्रधान देश है ना सर। ये आपको पढ़ाया गया है ना, कृषि प्रधान देश है। हाँ। अगर कृषि प्रधान देश थे तो अंग्रेज किस चीज का व्यापार करने आते थे आपके पास? अनाज, गेहूं लादने आते थे, चावल ले जाने आते थे। आपको ये पढ़ाया गया है कि अंग्रेज हुए, डच हुए, फ्रेंच हुए, भारत आते थे व्यापार करने। जी। यद्यपि ये झूठ है। भारत, वो उनके पास ऐसा कुछ था नहीं, इसके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि जिसको वो बदले में व्यापार कर सकते थे। वो क्या व्यापार करने आते थे भाई? ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में व्यापार करने आई, ये जान के आपको आश्चर्य होगा, जब भारत से यहाँ से कपड़े ले जाके वो लोग यूरोप में बेचने लगे, इंग्लैंड में बेचने लगे, तो इंग्लैंड का जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री थी, विशेषकर ये जो कपड़ों वाली, वहाँ के लोग बेरोजगार होने लगे, क्योंकि ये कपड़े बहुत ही चीप थे और बहुत पॉपुलर थे। बिल दुरैन का कहना है कि जो यहाँ से सामान वो 20 लाख पे ले जाते थे, खरीदते थे 20 लाख, वहाँ पर वो 5 गुना दाम, मतलब 1 करोड़ का बेचते थे। तो यू कैन इमेजिन द प्रॉफिट। और आप अगर डिटेल में जाएंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी छोटी सी कंपनी थी और इसके शेयर प्राइस कितने बढ़े विद इन ईयर्स। तो जब वहां पर एक तरह से ये जो वस्त्र निर्माता थे, ये उसमें अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन शुरू हुआ ब्रिटेन के अंदर, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग के कारण, और वहां पे विद्रोह हो गया। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम जला दिए, उन्होंने जो भी किया, उपद्रव किया, धरना प्रदर्शन किया, रानी के पास गए। उसके कारण वहां पे एक एक्ट आया 1700 में, कैलिको एक्ट। कैलिको, CALICO, आप गूगल करेंगे मिल जाएगा। कैलिको एक्ट 1700 एंड 1720, 2 एक्ट है 20 साल बाद फिर। जी। जिसमें पहली बार उन्होंने क्या किया कि उन्होंने
कहा कि आप भारत से जो कपड़े लाएंगे उनको यहाँ पर आप यहाँ पे रंग नहीं सकते। पहले वे यहाँ से कपड़े ले जाते थे, इंग्लैंड में रखते गए और उसको बेचते थे। दोबारा उन्होंने जो कानून आया उसमें ये कहा गया कि 20 आप साल बाद जो है 20 साल बाद आप जो कपड़े लाएंगे भारत से उसको आप इंग्लैंड में नहीं बेच सकते, आप दूसरी जगह निर्यात कर सकते हैं। आप रेस्ट ऑफ द यूरोप में, अफ्रीका में, जहां भी चाहते हैं आप निर्यात कर सकते हैं। जी तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश था? और वो सिर्फ मसाला नहीं ले जाते थे, वो सिर्फ कपड़े नहीं ले जाते थे। आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि वो क्या क्या नहीं ले जाते थे। धान का पुआल तक ले जाते थे। धान का पुआल, अच्छा जो यहाँ पर जी अभी पराली जलाई जाती है दिल्ली जी में, जी जी हाँ पराली जला दी जाती समझ है, गया समझ गया वो धान की पराली भी लाद के ले जाते थे। इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हिस्टोरियन से इसको नोट किया। अच्छा अभी भी ले जाए बहुत बड़ी नहीं, अब दे आर नाउ रिच, तो अभी जरूरत नहीं थी। तो आप कंपेरेटिवली भारत और ब्रिटेन की इकोनॉमिक स्टेटस को कंपेयर कर सकते हैं। जब भारत में अंग्रेज आए हैं मेरे ख्याल से ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले 1600 में ये आना शुरू हो गए हैं 1594 में या 1494 में वो कोलंबस अमेरिका पहुंचा, और 1499 में ये जो वास्को डी गामा था हम्म, वो यहाँ पे आया, साउथ पार्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, और उसके बाद से इन लोगों ने ये ट्रेडिंग शुरू कर दी ट्रेडिंग तब इंडिया का ट्रेडिंग नहीं शुरू। आप वो वास्को डी गामा की डायरी खोजेंगे और ढेर सारे हिस्टोरियंस ने कोट किया। वास्को डी गामा जब वहाँ से चला तो यहाँ से कम यहाँ से मक्का की तरफ, ठीक है, गल्फ की तरफ ढेर सारी जहाजें आती जाती, ट्रेड होता था। वास्को डी गामा ने एक पूरी नाव, बड़ी जहाज जो आ रही थी वहाँ से, मक्का से भारत आ रही थी या यहाँ से मक्का जा रही थी, उसको लूट करके उसके लोगों को डुबो दिया समुद्र में, उनका धन दौलत लूट लिया और उसको ले आकर के भारत में, वो व्यापार भारत में तब भी नहीं किया उसने, भारत में फिर उसने आके लूट किया। अच्छा ये पढ़ा नहीं है कभी। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, ये कोई नई चीज नहीं है। हाँ और आज की डेट में मॉडर्न डे जो हिस्टोरियंस है, अब देखो, एक हिस्टोरियन है जैक गोल्डस्टोन, वो कहता है कि अभी तक पूरी दुनिया को वेस्ट के चश्मे से देखा जाता है। जी वेस्ट के दृष्टिकोण से, कि जहां पर यूरोप जहां पहुंचा, उसने अपनी दृष्टि से जो देखा, उसको जो उचित लगा वो लिखा, और साथ में उसको जो उपयोगी लगा वो लिखा। वो जरूरी नहीं जो उसको उपयोगी लगे वो उचित ही हो। उसके शासन के लिए, उसके लूट के लिए, उसके राज्य को बनाए रखने के लिए जो भी उसको उपयोगी लिखा वो लिखा। लेकिन अब एक मॉडर्न हिस्टोरियंस की एक नई ब्रांच है जो कि वो जो सो कॉल्ड थर्ड नेशंस है ना, क्या कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरफ से देख रहे हैं उनके हिसाब से हिस्ट्री। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो क्या मतलब भारत कहीं गायब था? विश्व के भौगोलिक नक्शे से नहीं, मेरे ख्याल से वो उन्होंने यूरोपियन के पर्सपेक्टिव से लिखा, क्योंकि वही लेंस वही था। हाँ दैट वाज द यूरोपियन लेंस, क्योंकि आफ्टर मुगल इन्वेजन ये लोग तो कट गए थे हम लोगों से, बिकॉज ही ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड पीपल डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द इंडिया। विल दुरांत इस बात को बड़े प्रासंगिक रूप से लिखता है अपनी पुस्तक में कि जब की एजुकेशन यहाँ बहुत महंगी है, सो कॉल्ड जो मैकाले एजुकेशन थी बहुत महंगी थी, इन्होंने गुरुकुलों को नष्ट किया। किसको नष्ट किया? गुरुकुल जी, गुरुकुल। इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। गुरुकुल नष्ट किए, मठ नष्ट किए। तो उसका पर्पज ही था कि पूरी आपकी जो भी आपके बारे में जो आपकी बुद्धि है, जो आपकी इंफॉर्मेशन है, उसको नष्ट करके एक नई
किस्म का माइंडसेट आपके अंदर डाला जाए। इसको किसी ने सर उस वक्त रोकने हाँ, की कोशिश उसने नहीं कहा की? क्या, बिल दुरन ने क्या कहा, बिल हाँ। दुरन ने कहा कि जब यहाँ के जो छात्र हैं वो कठिन और महंगी शिक्षा पढ़ पढ़ के जब ये यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेते हैं, हायर एजुकेशन में जाते हैं, तो वो एकदम भौचक्के रह जाते हैं कि उनको जो पढ़ाया जा रहा है उसका टोटल पर्पज है उनको डी इंडियनाइज करना और डी नेशनलाइज करना। डी इंडियनाइज करना और डी नेशनलाइज, इंडस्ट्रियलाइज करना, डी नेशनलाइज डी नेशनलाइज। अच्छा, मीन्स उनको भारत विरोधी और राष्ट्र विरोधी बनाना। भारत जी। ये वहाँ के जो एजुकेशन का जो पैटर्न था, तो सर उनको तो सिर्फ चाहिए, क्लर्क थे ना, उनको तो चाहिए थे यस सर करने वाले। तो ये तो सब उस करने हिसाब- वाले। अब जब आप कहते हो कि मैकाले ने शिक्षा पद्धति जो लागू की उसका मतलब क्या, जी। लोग कहते हैं अंग्रेजी लागू किया उसने, एजुकेशन का मीटिंग। ये बहुत छोटी सी बात। आप भाषा अपने आप में दोषी हो सकती है, हम्म, कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, संस्कृत, वो अपने आप में दोषी हो सकती है, वो तो इनोसेंट होती है। बट भाषा एक कैरियर है, भाषा एक जरिया है बस। माध्यम है। वो कैरी क्या कर रही है, उसके थ्रू आपके माइंड में डाला क्या जा रहा है। आपको लगता है कि ये जो जो लोग फिदाइन हैं, जो बम लगा के फोड़ फोड़ लेते हैं अपने आप को, आपको लगता होगा कि ये मूर्खता है या जो भी लगता होगा, कैसे कोई अपने आप को उड़ा सकता है। लेकिन ये कोई ना कोई चीज उनके माइंड में प्लांट की जाती है ना। जी, ब्रेन इट वॉश। इज नॉट इजी टू किल योरसेल्फ, हम्म, दैट इज व्हिच इज कॉल्ड एज ब्रेन वॉशिंग। हम्म, तो एजुकेशन के माध्यम से पूरे इंडियन एजुकेशन एजुकेटेड मास का, भारत आज की डेट में जितना भी बचा हुआ है अशिक्षित भारतीयों की वजह से, भारत। मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत की जो भी पूंजी आज की स्थिति में है, जी। भारतीय संस्कृति की, भारतीय धर्म की, वो अशिक्षित भारतीयों की या देसी देसी भाषाओं में शिक्षित लोगों के कारण। हालांकि वो भी देसी भाषा में वो आ गया है, मतलब वही जो अंग्रेजी का जो पढ़ाया गया था वो तो देसी भाषाओं के थ्रू उनके माइंड में आरोपित किया जा चुका है। तो भारत अभी भी जो बचा हुआ है वो अशिक्षित भारतीयों का। ये एक अलग दृष्टिकोण है। मुझे लगता है, मैं जानता हूँ भाई, अभी यहाँ पे कुंभ होगा, कुंभ भारत की संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है। जी। पूरे विश्व में इसका प्रचार होता, आप जी। जाके देखिए, उसमें 80 to 90% जो होते हैं वो लगभग अनपढ़ लोग होते रूरल बैकग्राउंड से होते हैं, मैंने हैं। तो देखा है वही ये आपकी चीज। संस्कृति के अभी अयोध्या भी मैं महीने भर पहले अयोध्या गया था, तो 90% रूरल बैकग्राउंड का व्यक्ति था जो वहां पे दर्शन के लिए लाइन लगा के खड़ा हुआ था। बहुत ही कम अर्बन सेटलमेंट से लोग दिखे मुझे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस कि भारत जो भी आज की डेट में बचा हुआ है, शिक्षित लोगों ने तो भारत को लूटा है आज़ादी के बाद और इसको नष्ट किया। 2G स्कैम किसने किया, 3G स्कैम किसने किया, कोलगेट स्कैम किसने किया, जीप घोटाला किसने किया, नेताओं ने। ऑब्वियसली पढ़े लिखे लोगों ने। बट ये नेता तो पढ़े लिखे है ही नहीं ना। अरे आप कौन पढ़ा लिखा नहीं, लालू यादव। लालू यादव क्या करते हैं, आप यूनिवर्सिटी स्कॉलर हैं। वो ऐसे तो सर पता नहीं कितनी डिग्रियां होंगी। तो फिर आपने स्वतंत्र अपने आप को आप कहते हैं जी। आपने क्या 1947 में अपना तंत्र निर्मित किया। जी, ये मैं सवाल आपसे करना चाह रहा था कि नेहरू ने हाँ, ये वादा किया था जी, कि स्वतंत्रता के बाद जितने भी कॉलोनियल वो होंगे, सिस्टम होंगे, उनको नष्ट किया जाएगा, उनको इंडियनाइज किया जाएगा। तो राइट फ्रॉम जुडिशरी टू ब्यूरोक्रेसी टू पार्लियामेंट, आपको ये जान के आश्चर्य होगा
कि 1908 में गांधी इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कितने वो प्रबल विरोधी थे, उन्होंने संसद को बांझ कहा था। पार्लियामेंट इज स्टेराइल वुमेन। बट उनको तो डेमोक्रेसी का एक जनक माना जाता है। किसको? गांधी जी को, अम्बेडकर जी को, नेहरू जी को, इन सबको बाल गंगाधर। मैं सिर्फ गांधी की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गांधी की बात कर रहा हूँ। जिस सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया है, इस सिस्टम के बारे में उनकी राय थी। गांधी जी की तो दुआएं दी जाती हैं। इट इज नॉट स्टेराइल वुमेन, इट इज अ प्रोस्टिट्यूट एंड स्टेराइल वुमेन। ये गांधी जी की शब्द है। क्योंकि जाने वाला एक आदमी चला गया, फिर दूसरा आदमी आएगा, वो भी यही करेगा। तो मेरे को एक बात बताइए, उस वक्त हमारे पास गांधी जी थे, अंबेडकर जी थे, नेहरू जी थे, ठीक है, इतने बड़े बड़े थिंकर्स थे, इतना कितना अंग्रेजों ने हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारी हिस्ट्री को बदल दिया कि इन लोगों ने जब पॉलिसीज बनाई या इन लोगों ने जब संविधान बनाया, जब दोबारा लॉ लिखा जाना था, तो क्या इन्होंने पुराने रेफरेंसेस, जैसे आप बात कर रहे थे शुरू में अर्थशास्त्र की, कौटिल्य चाणक्य नीति और इन सब चीज़ों की, किसी चीज़ का इन्होंने रेफरेंस नहीं लिया? किसी चीज़ से इन लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को वापस रिस्टोर करने के लिए इन लोगों ने कोई कदम नहीं उठाए? सर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा देर बाद उठाइएगा। जी, ठीक है। कि क्या हमारे पास वो ग्रंथ नहीं थे? अब जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें कौटिल्य का संदर्भ लिया है इस पुस्तक, ये प्रमाणित करने के लिए कि शूद्र आर्य थे। कौटिल्य का संदर्भ लिया है, लेकिन कौटिल्य ने जो लिखा हुआ है उसका सिर्फ उन्होंने एक अंग लिया है, एक पार्ट लिया है, पूरा नहीं लिया। जो उनका पूरा श्लोक है उस संदर्भ में, उसको पूरा नहीं लिया है। ठीक है। ऐसा कैसे हुआ? अगर उनके पास ओरिजिनल टेक्स्ट होता तो पूरा ही लेते ना। इट मीन्स उनके पास ओरिजिनल टेक्स्ट नहीं था, जहां से भी उन्होंने लिया होगा। भाई मान लीजिए एक मंत्र है, एक श्लोक है, हम उसमें से मेरे पास ये विकल्प है कि मैं उतना ले लूं, लेकिन अंबेडकर जैसा स्कॉलर ऐसा तो नहीं करेगा, वो तो पूरा ही मंत्र लेगा। जी। तो ऐसा कैसे हुआ? इसके पहले आइए आप, वही जो सोने की चिड़िया थी, हम इस स्थिति में कैसे पहुंचे? जब तक आप उसको नहीं समझोगे, तब तक आप ये जो आपने प्रश्न उठाया, इसको बताने का कोई मतलब नहीं कि हम सोने की चिड़िया कैसे बने, कैसे थे सोने की चिड़िया, और उस चिड़िया के पंख कैसे काट दिए गए, कुतर दिए गए, उखाड़े गए, और उससे हिंदू समाज का, भारत का हुआ क्या। जी भाई आज की डेट में हर शूद्रों का सोने की चिड़िया से कैसे मैं बताता हूँ। आज की डेट में आप रोज गरियाते हो, उसको गाली देते हैं कि वो जो एक मोदी भाग गया जो पैसा लेकर के, नीरव मोदी, या एक जो वो था हीरा व्यापारी, एक वो था विजय माल्या, ये लोग क्या थे? इन लोगों ने क्या अपराध किया? इन लोगों ने कौन सा अपराध किया? रोज गाली देते हैं आप। सर, इन्होंने सिस्टम को चीट किया। इन्होंने सिस्टम से क्या चीट किया? इन्होंने बैंकों से पैसा लिया, जी, लोन लिया, जी, चुकाया नहीं जी। तो बैंक जो है वो समाज के लिए है, देश के लिए जी, और बैंक देश की पूंजी। आज की डेट में वो कलेक्टिव पूंजी वहां रहती है। अगर हमारी कलेक्टिव पूंजी कोई उठा के ले जाए और उसके बदले में ना पूंजी लौटाए, ना उसके बदले में सामान दे, तो क्या आपका देश बैंकरप्ट नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। क्या आपके देश की सिस्टम, उद्योग धंधे चलेंगे? नहीं। इस पर मनी आपको रोटेशन में तो चाहिए ना। मनी रोटेशन में चाहिए।
जब कोई विदेश मंत्री बोलता है कि 45 ट्रिलियन डॉलर लेके गए, तो वो एक हिंट दे रहा है कि जो स्कॉलर्स हैं, जो अपने आप को सोशोलॉजिस्ट कहते हैं, जो अपने आप को हिस्टोरियन कहते हैं, कि रिसर्च करें कि उसके कारण हुआ क्या। ये किसका काम जॉब है? ये पॉलिटिशियन का जॉब तो नहीं है। पॉलिटिशियन तो आपको हिंट दे रहा है। कोई पेपर पब्लिश हुआ उसके बाद यूनिवर्सिटीज में। आज की डेट में पिछले एक बुक हुई थी, राइज एंड फॉल ऑफ ग्रेट एम्पायर्स। राइटर था उसका सम कैनेडी, मैं भूल गया हूं। उसने एक इकोनॉमिस्ट था, बेल्जियन इकोनॉमिस्ट पॉल बैरोच। उसने उसका डाटा प्रस्तुत किया, उसने अध्ययन किया पूरे विश्व के इकोनॉमी का, और उसने बताया कि जो जिसको आप थर्ड वर्ल्ड आज की डेट में कह रहे हो, ये 80s की बात है, लास्ट सेंचुरी की, 80s 90s की बात। गुरुमूर्ति जी के लेक्चर में उसका उल्लेख मिलेगा। वो दे वेर द रिचेस्ट कंट्री 300 साल पहले, 400 साल पहले। जब चाइना और इंडिया, दे वर द रिचेस्ट कंट्री। इस एक्सपोजर ने बड़ा तहलका मचाया, जो एकेडमिया थी पूरी दुनिया की। तो एक संस्था है OECD, उसमें 28 देश हैं या 26 देश। उन्होंने एक इकोनॉमिक हिस्टोरियन है, एंगस मैटसन, उसको अपॉइंट किया कि आप इसको वेरीफाई करिए कि ये जो फैक्ट है, ये जो बता रहे हैं, ये गलत है कि सही। एंगस मैटसन ने रिसर्च किया और 2002 या 2004 में उनकी 2 वॉल्यूम की पुस्तक आई, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मिलेनियल पर्सपेक्टिव। और एक और है, वो आप गूगल पे मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते और प्रिंट करवा सकते। उन्होंने पॉल बैरोच का समर्थन किया और एक डेटा प्रस्तुत किया। डेटा क्या था? 0 AD से, जब से हम काउंट करते हैं रिटर्न हिस्ट्री से लेके 1500 AD तक, भारत विश्व का सर्वाधिक GDP प्रोड्यूसर देश था। इट वॉज शेयर होल्डर ऑफ 35% ऑफ वर्ल्ड GDP। 0 AD आफ्टर डेथ, 0 AD आफ्टर डेथ टू 1500 AD। यानी कि आप बात कर रहे हैं 2024 साल पहले की। मतलब अभी हाँ हाँ 2020 AD है। ठीक ठीक ठीक। तो आप बात कर रहे हैं कि मतलब आज से 2000 साल पहले से, जब से रिटर्न हिस्ट्री आप मानते हो जी, उसके पहले की तो अनरिटर्न हिस्ट्री है। उसकी बीच की बाइबल में है, फिर BC। ठीक। भारत विश्व की 35% GDP का उत्पादक था। फिर जब 1500 में मुगल आते हैं तो घट करके भारत की GDP हो जाती है 23 या 24%। ये मुगल इन्वेजन का है impact। मुगल इन्वेजन का इम्पैक्ट है 250 सालों का। जी, 23%। 23%, जी, या कुछ लोग 25% भी कहते हैं, संभवतः 23%। अच्छा, उसी समय आप ये देखिए कि अब 1750 ब्रिटिश आपके यहाँ आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है जी। 1757 में। 1750 में भारत विश्व की 23% GDP का उत्पादक था। यूरोप 7% का उत्पादक था। ब्रिटेन 1.8% GDP का उत्पादक था। अमेरिका लगभग नेग्लिजिबल था, अमेरिका तो या अमेरिका और US दोनों को मिला के 2% था, ऐसा कुछ। जी, मैं डाटा एग्जैक्टली बोल रहा हूं। उसके बाद निरंतर भारत की GDP घटती गई। 1800 में करीब 20% GDP बची शेयर होल्डर। आज की डेट में तो बच्चा भी GDP जानता है, व्हाट इज GDP। जी। ठीक। 1850 तक भारत की GDP मात्र 8% बचती है। 8%। 1850 तक
ठीक। और 1900 आते आते भारत की जीडीपी गिर के हो जाती है 1.8%। और ब्रिटेन इस दौरान आपके यहाँ से $45 ट्रिलियन लूट करके ले जाता है, जो भारत को लौट के नहीं मिलता। Apart from the destruction of the agriculture, apart from the destruction of the native industries, apart from the destruction of the social system, education system, every system. अब आप एक डेटा और देता हूं आपको, इसको आप कोरिलेट करिएगा। ये डेटा आपको कम से कम 3 ग्रंथों में मिल जाएगा। ये जो आपने अभी नाम लिया, ये जे सुंदरलैंड की पुस्तक में, बिल दुरंत की पुस्तक में, और एक भारतीय राइटर है गणेश सखाराम देउस्कर, गणेश सखाराम देउस्कर, उनकी पुस्तक है देश की बात। ठीक है। ऐसे कुछ बंगाली में होता है, आपो देश कथा कुछ। बंगाली में था या मराठी में था? देशर कथा, हाँ, बंगाली में था, देशर कथा। हाँ, बाद में उसका ट्रांसलेशन है, अनुवाद हिंदी में हुआ। विल दुरांत एंड जे सुंदरलैंड और गणेश सखाराम देउस्कर, तीनों इस बात को 1850 के बाद, 1800 के बाद ही भारत अकालों और दुर्भिक्षों और साथ में कम्युनिकेबल डिजीज, प्लेग, महामारियां, इन्फ्लुएंजा, इन सब का शिकार होना शुरू। ठीक। ये तो यूरोपियंस जहाँ गए वहां उनने बीमारियां, हाँ ठीक है, वो लेके आए थे। अब हमको यूरोपियन से उतना मतलब नहीं जितना हमको भारतीयों से जी। हाउ डिड इट इम्पैक्टेड टू इंडियन एंड इंडिया? अगर आप ये जीडीपी जो बिल इसका जो एंगस मेडिसिन का है, और ये जो मरने वालों की संख्या का एक डाटा बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, मैंने एक टेबल बना के दिया हुआ है। अगर 25 साल का टेबल बनाएंगे कि 1800 से 1825, 1825 से 1850, 1850 से 1875, 1875 से 1900, आप क्या पाएंगे? आपको ये पता चलेगा कि दुर्भिक्षों की, मतलब फेमाइंस की जो है संख्या लगातार बढ़ती चली गई, छड़ी सी लग गई। पहले क्वार्टर में अगर 2 ही होंगे तो दूसरे क्वार्टर में 4 हुए, तीसरे क्वार्टर में 6 हुए, और लास्ट क्वार्टर में 18 मरने वालों की संख्या पहले में शायद नील है, डॉक्यूमेंटेड नहीं है, दूसरे में 10 या 15 लाख है, तीसरे में 50 लाख है, और अंतिम क्वार्टर ऑफ लास्ट सेंचुरी 1975 नहीं 1875 टू 1900 में 1.5 से 2.5 करोड़ लोगों की मृत्यु बिकॉज ऑफ द फामाइन, हंगर, एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अभी पता चलेगा, जो ये जो संक्रामक रोग होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जैसे प्लेग है। भाई गांधी स्वच्छता के प्रतीक हैं, क्या उनको नारा लगाना पड़ा? जब आपके धर्म में के 10 लक्षणों में शौच एक वो है कि आपको 10, जैसे वो है कि क्रोध नहीं करना है, आपको तप करना है, इंद्रिय निग्रह करना है, उसके साथ एक नियम ये भी है कि शौच का पालन करना, सैनिटेशन, हाइजीन का पालन करना। तो अचानक गांधी को क्या सूझी कि वो कह रहे हैं कि फिर से तुम शौच का पालन करो, सैनिटेशन का पालन करो। 1900 के बाद, जैसे अभी ये कोरोना आया था, कोविड आया था जी, 1918 में पूरे विश्व में स्वाइन फ्लू आया, जिसमें करीब 4 या 5 करोड़ लोग मरे थे। फ्रेंच नहीं, स्पेनिश फ्लू। हाँ, स्पेनिश फ्लू है सब जी। अकेले भारत में 12.5 करोड़ लोग उससे इन्फेक्ट हुए थे जी, और 1.25 करोड़ लोग मर गए जी। अभी कोविड में आपने टोटल क्या किया है? कुछ लोग कहेंगे कि मैं अनटचेबिलिटी को प्रोपोगेट कर रहा हूँ, मैं प्रोपोगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके रूट में जा रहा हूँ। आपने टोटल जो WHO था पूरी दुनिया में था, इनफैक्ट मास्क लगा के आपको घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, मास्क बल्ली लगा के, कि सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटेशन,
यही दो चीज बताई ना, हम्म स्प्रेड को बचाने के लिए, रोकने के लिए। हम्म और अगर ये क्या नारा था? 6 फीट दूरी है जरूरी। है जरूरी, जी 6 फीट की दूरी, हाँ, क्या जीवन जरूरी या 6 फीट की दूरी है कुछ जरूरी, ऐसे ही था। उसको नाम दिया सोशल डिस्टेंसिंग। हम्म भाई उसको छुआछूत और परहेज क्यों नहीं बोल सकते थे? हम्म क्योंकि छुआछूत और परहेज लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली जी इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जी लेकिन क्या शब्द बदल देने से सच्चाई बदल जाएगी? नहीं। मेरा कहना है कि छुआछूत की शुरुआत के जिम्मेदार ही ब्रिटिश की लूट, भारतीयों की गरीबी और भुखमरी और संक्रामक रोगों का लगातार आते जाना है, 1850 से लेके 1947 तक, लगातार एक के बाद एक। और आपका कहने का मतलब है उससे पहले हमारे देश में कभी छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं रही, अनटचेबिलिटी जैसी? शौच थी। छोटी जात बड़ी अब जात? मैं आपने एक पिक्चर देखी है अमिताभ बच्चन की, आखिरी रास्ता? जी नहीं देखी होगी? नहीं नहीं, हमने देखी। सुनी है पर देखी नहीं। आखिरी रास्ता में अमिताभ डबल रोल में है। जी उसका बेटा इंस्पेक्टर होता है हम्म और उसका जो बाप अमिताभ है वो किसी पॉलिटिशियन का मर्डर करता है, हम्म ठीक है? तो उसने लास्ट में अमिताभ बच्चन उसको पकड़ता है, तो उसने कहा कि ये देखो ये क्या लिखा है हाथ में, वो ऐसे बनाता है, हम्म तो कहता है 6। हम्म तो उसने कहा नहीं, ये तुम देख रहे हो तुम 6 है, मैं देख रहा हूं तो 9। हम्म सोसाइटी ने सैनिटेशन और हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग बरती, जिसको हम संस्कृत में शौच कहते हैं, ठीक? और इस बात को कोट करता बिल दुरेन हम्म कि भारत इतना गरीब हो चुका था कि यद्यपि विश्व में क्लीनेस्ट ऑफ द क्लीन रेस ऑफ द वर्ल्ड, ये वर्ड इस्तेमाल किया, क्लीनेस्ट ऑफ द क्लीन रेस ऑफ द वर्ल्ड, स्टिल बाथ्स डेली, अभी भी रोज नहाती है, फिर भी गरीबी इतनी अधिक है कि सोशल हाइजीन मेंटेन करना संभव नहीं है। गरीबी इस कदर हावी थी कि सामाजिक शुचिता कैसे वन मेंटेन करोगे? अभी तो आपने लाखों करोड़ों रुपए के सैनिटाइजर बेच लिए, वो क्या वहां पोछने वाला? हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर हर जगह सैनिटाइज कर रहे हो। आपके पास पैसे थे तभी तो खरीदे हैंड आप, सैनिटाइजर, डिसइंफेक्टेंट डिसइंफेक्टेंट। जी तो हिंदू समाज में शौच का और परहेज बरता, उसको अंग्रेजों ने कई कारणों से उसको अनटचेबिलिटी बताया। अच्छा मान लीजिए वो, हम मानते हैं कि वो हिंदू धर्म, और उसको हिंदू धर्म से जोड़ा, ये हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। तो ये क्या था नहीं इन सब चीजों मैं से कह रहा हूँ पहले कि ही? हमारे धर्म का अंग है सैनिटेशन, हाइजीन। मैं ओटी में सर्जरी करता हूँ तो अपने आप को साफ करता हूँ, सैनिटाइज ऑटोक्लेव कपड़े पहनता हूँ, फिर मैं अपने साथ में अगर कोई डॉक्टर भी है तो मैं उसको नहीं छूता हूँ और मुझको नहीं छूता है। दिस इज द सैनिटेशन, दिस हैज गॉट सम पर्पस, दिस इज नॉट टू डिमीन एनीबडी। नेचुरल। बट अगर वही चीज लगातार 100 साल तक चलती रहे, तो 50 साल तक चलती रहे, अच्छा जी बिल्कुल दैट कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट इन द माइंड कि ये कम्युनिटी से स्प्रेड होता है इन्फेक्शन, इससे दूर रहो। which started as an accident or incident, which actually started as a precaution from ये सारे डिजीजेस जो बाहर से आ रहे थे। ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैं दे रहा हूँ, जी ठीक, लेकिन मैं दे रहा हूँ, मैं इस पे बहस करने को तैयार। नहीं, अगर बहुत बहुत लॉजिकल बात है अगर देखी जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 1800 कितने से लेके और कितने सालों तक ये फेमिन्स चलते रहे, डिजीजेस चलते रहे, तो मात्र एक एपिडेमिक में वो 1918 के, आप ये सोचिए कि 25 करोड़ की आबादी में 12.5 करोड़ इन्फेक्ट होते हैं और 1.25 करोड़ लोग मर जाते हैं। किस तरह का भय और टेरर पैदा करेगा? आपने देखा होगा कि कोविड में लोगों ने अपने माता पिता को अंतिम दाह संस्कार नहीं किया, सरकार ने किया। जी मैंने देखा है बहुत सी जगह
बच्चे अपने माता पिता को छूने को तैयार नहीं थे, तो उनकी डेड बॉडीज तो को। हाउ यू कैन कॉल इट क्रुएल्टी? जी क्रुएल्टी वो था जब यूरोपियंस ने अफ्रीकन्स को स्लेव बना के उनके साथ जो अत्याचार किया। क्रुएल्टी वो था जो ईसाइयों ने अमेरिका के नेटिव अमेरिकन के साथ किया, 20 करोड़ लोगों की हत्या की, उनकी संपत्तियां लूटी। जी क्रुएल्टी वो था जो मुगलों ने भारत के साथ किया, हिंदुओं के साथ किया। दैट इज द क्रुएल्टी। not touching not touching a person is a cruelty. जी That was connected to हिंदू धर्म। अच्छा, मान लीजिए आप हिंदू धर्म से इसको जोड़ते हैं, तो मैं एक कह रहा हूं टचेबिलिटी, अनटचेबल या टचेबल अनटचेबल की आज की डेट में हिंदीबाजी की गई है, छूत और अच्छा अछूत और सछूत में, जी ठीक, या छुआछूत में, जी या अस्पृश्यता में। मैं कह रहा हूं कि भारत के किसी भी संस्कृत ग्रंथ में, हमारे पास लाखों ग्रंथ हैं, आप अस्पृश्यता शब्द दिखा दीजिए। कौन सा शब्द? अस्पृश्यता, अस्पृश्यता। जी किसी को ना टच करना। और छुआछूत शब्द तो मुझे लगता है कि ये पर्शियन शब्द है। जी हमारे यहाँ अस्पर्श है, छूने के लिए, स्पर्श। अस्पर्श, जी ठीक। तो मुझे नहीं लगता कि किसी ग्रंथ में ये शब्द है, मैंने तो नहीं पाया। अगर कोई दिखा दे तो मैं मानने को तैयार हूँ। और फिर अगर मानने को तैयार, अगर आप ऐसा है तो ऐसा वर्णित भी तो होगा। जो धर्म कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम या सर्वे भवन्तु सुखिनः या विश्व का कल्याण हो, वो क्या अपने ही समाज के एक सेगमेंट को के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है जानबूझ करके कि तुम ये हो इसलिए? और इसके और भी कई प्रमाण मैं दूंगा आपको। संभव है तो ऐसा? आपका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे समाज पे या हमारे वर्णों पे आरोप लगाए जाते हैं छुआछूत के या अनटचेबिलिटी के, या उनके द्वारा की गई, या उनके या शूद्रों को अनटचेबल्स कहा गया, ये सब चीजें एज अ प्रिकॉशन शुरू हुई थी, मुझे लगता है बट इतने लंबे टाइम तक वो खिंच गई कि वो एक सोसाइटी नॉर्म्स बन गई। जैसे आपके पिताजी ने शायद एक कुर्ता धोती पहनते थे, जी ठीक, आपने पैंट शर्ट पहनना शुरू किया, जी अब नॉर्म बन गया आपका। जी हाउ अनकंफर्टेबल इज ये शर्ट और पैंट हमारे इस जो हमारा जो वातावरण है। लेकिन कुछ चीजें धीरे 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 हम अपना लेते हैं, जी एडेप्टेशन, हम अपने आप कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। कंफर्टेबल महसूस। जी मैं ये नहीं कह रहा था कि छुआछूत नहीं हुई, छुआछूत हुई, बट आई कैन डेट इट। मतलब बट वो It- छुआछूत जो शुरू हुई थी वो एज अ प्रिकॉशन शुरू हुई थी, वो किसी के सेंटिमेंट्स या It started after 1850 हम्म और 1900। हम्म इसके पहले इस तरह का छुआछूत नहीं था। नहीं था। मुगलों को हम अछूत मानते थे, मुसलमानों को। इसका हाँ, ये तो मैंने आपके इस किताब में भी इसमें पढ़ा है, इसमें अलबर्नी ने लिखा है। हाँ, अब बिकॉज ऑफ देयर लिविंग हैबिट्स, देयर living ईटिंग habits, हैबिट्स। उनकी ईटिंग हैबिट्स। जी अच्छा, ये मैंने आपकी किताब में मैंने एक बात पढ़ी, ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा। इसमें एक राइटर जो कि बाहर से जो ट्रेवलर हैं या ट्रेडर हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने ये लिखा है कि ब्राह्मण भले ही शूद्र के घर में नहीं खाता था, मगर शूद्र ब्राह्मण के घर में खा सकता था, वैश्य ब्राह्मण वैश्य के घर में नहीं खाता था, मतलब अपने से क्षत्रिय के घर में नहीं खाता था, मगर क्षत्रिय ब्राह्मण के घर में खा सकता था, वैश्य क्षत्रिय के घर में खा सकता था, शूद्र वैश्य के घर में खा सकता था, ये लिखा है। तो यानी कि इसका मतलब अगर आप ब्राह्मण के घर में जाके खा रहे हो, तो ये किस सेंस में इन्होंने ये बात कही? नहीं, उन्होंने तो जो देखा होगा वो कहा होगा। जी क्योंकि आप जिसकी बात कर रहे हैं वो ही वाज द फ्रेंच ट्रेवलर, ट्रेवलर का मर्चेंट था, प्रोबेबली ही वाज मर्चेंट ऑफ जेम्स। उसका नाम था टवर्नियर, जॉन बैप्टिस्ट टवर्नियर। अगर इसी को जानने के लिए मैंने ये सब ट्रेवलॉग्स पढ़े कि अगर हम मान लो अभी हम देख रहे हैं तो मिडिल एज में क्या था,
उसका एविडेंस कहाँ से मिलेगा? तो जो लोग भारत आते थे वो कहीं ना कहीं लिखते होंगे, लिखने की आदत होती है। तो जी। 2 राइटर हैं, एक टवर्नियर है, एक वर्नियर है, एक अल्बर्नी है। ये तीनों के आपके जो पुस्तकें हैं आपको गूगल आर्काइव में मिल जाएंगी। एनीबॉडी? एक तो है जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, हाँ, एक है, एक है टवर्नियर, एक है वर्नियर, अच्छा एक है टेवर्नियर एक और है एक बर्नियर, बर्नियर, वर्नियर। वर्नियर। ये दोनों समकालीन है। अच्छा। ये सब आए थे औरंगजेब के समय काल में, जी। ठीक है। और 350 साल पहले टवर्नियर आया था, प्रोबेबली 1660s के आसपास का होगा, और वो भारत में 6 बार आया। जी। और ये कहा जाता है कि उसने करीब 1,20,000 किलोमीटर की यात्रा की, ऐसा कुछ मिल जाएगा। जी। उसने भारत के बारे में, हिंदू समाज के बारे में लिखा कि यहाँ पे 4 कास्ट है। जी। अब चूंकि वर्ड के लिए भी वो कास्ट का प्रयोग करते हैं, जात के लिए उनके भी पास कास्ट शब्द नहीं कोई था। शब्द नहीं है, तो हाँ। उसने 4 कास्ट है। और उसने लिखा कि ब्राह्मण क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जी। और एस्ट्रोनॉमी करते हैं ये सब। उनकी जो एस्ट्रोनॉमी है वो इतनी बनारस का, सटीक है। हाँ, बनारस का बनारस का उन्होंने जगह दिया है, वो जिक्र किया इतनी है कि सटीक है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का प्रिडिक्शन वो 1 सेकंड के इधर उधर नहीं होता है। नहीं होता। उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी का, उन्होंने गुरुकुल का वहाँ के उसका। फिर उसने लिखा कि ब्राह्मणों के घर में सब लोग खाना खा सकते हैं, जी। ब्राह्मणों के घर सबके लिए खुले हैं। ये जी। 350 साल पहले की बात है। फिर उसने लिखा कि क्षत्रियों में जो राजपूत और क्षत्रिय हैं वो शासन करते हैं और डिफेंस फोर्सेस। जी। और एक मजेदार बात उसने ये लिखी, 2 मजेदार बातें। एक मजेदार बात यह है कि उसने ये लिखी कि जिसका प्रमाण आपको आगे मिल जाएगा अगर वार्तालाप हम लोग जारी रखेंगे, कि कुछ क्षत्रिय जो है दे हैव लीव लेफ्ट देयर जॉब ऑफ डिफेंस फोर्स। अब वो मर्केंडाइज में उतर चुके हैं, जी। ठीक है। कि सारे क्षत्रिय अभी रक्षा कार्य और शासन में नहीं है, वो मर्केंडाइज में भी उतर चुके हैं। एक चीज और वो लिखता है कि जो राजपूत थे वो ये जो घुड़सवार सैनिक थे, हम्म। भाई हर समय का के अनुसार सेनाओं की टुकड़ियां होती हैं। आज डिफेंस में है, थल सेना है, वायु सेना है, जल सेना है। तो उस समय तो घुड़सवार थे, हाथी सवार थे, और पैदल सेना। तो वो लिखता है कि शूद्र, स्पेशली मेंशन किया उसने कि शूद्र यहाँ पे पदार्थ सैनिक, पदार्थ का मतलब जो पैदल वाला सैनिक, सैनिक। पैदल वाले सैनिक है, जी। और जो राजपूत हैं वो घुड़सवार सैनिक है। जी। और दोनों का मान सम्मान और गौरव जी। एक बराबर है। और एक बात और लिखता है, एक कथा बताता है कि जो कि उसने कहा कि हमने लोकल लोगों ने सुना है। वो कहता है कि एक, अब उसने ये नहीं लिखा कि ये शूद्र के संदर्भ में लिखा है कि क्षत्रिय के संदर्भ में, उसने सैनिक के संदर्भ में लिखा। जी। उसने एक भारतीय सैनिक के संदर्भ में लिखा। और शूद्र के सैनिक होने का प्रमाण तो कौटिल्य के ग्रंथ में मिल जाएगा, जी। मुझे जहां तक याद है। अगर आप पढ़ेंगे कौटिल्य के ग्रंथ में भी कि शूद्र सैनिक हो सकता जी। है। उसने लिखा कि हमको एक कथा सुनाई गई कि एक सैनिक की, ये बात उसने हालांकि लिखी है शूद्र की बात करने के बाद ही। उसकी नई नई शादी होती है, उसकी बहुत सुंदर पत्नी होती है, तो वो सेना जाता है युद्ध के क्षेत्र में, लेकिन युद्ध के भय से नहीं, पत्नी के प्रेम के कारण वो युद्ध छोड़ के चला आता है। अच्छा। ठीक है। जब ये बात उसकी पत्नी को पता चली हाँ। तो उसने बड़ा अपमानित महसूस किया और उसने दरवाजा बंद कर दिया। पत्नी ने। हम्म। जी। और उसने कहा कि तुमने जो है, हम्म। तुमको अपनी पत्नी अपने सम्मान से ज्यादा प्रिय है, अपनी इसलिए मैं तुमको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, ना तुम्हारा मुंह देखूंगी। और मैं ये कहानी अपने बच्चों को सिखाऊंगी कि तुम अपने बाप की तरह कायर मत बनो। फिर वो फिर वो सैनिक गया हम्म। और उसने अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया, और फिर लौट के आया तो उसको उसके परिवार ने अपनाया। ये कहानी तो फिल्मी हो गई। हाँ, पूरी फिल्म।
लेकिन ये लिखा है उसने। जी एक यात्री का हमको नहीं लगता कि कोई लेखन किसी उपयोगिता के कारण, जो तो मैंने आपको बोला ना, शूद्र सैनिक भी थे। ये कह रहा भाई, जी कह रहा। और अगर शूद्र सैनिक है, अगर आप ओबीसी को भी शूद्र में लेंगे, जी जैसा कि लेते ही हैं, तो आज मॉडर्न डे में कम से कम 2 नाम तो ऐसे भी जाता हूं कि जो राज परिवार से, जी सिंधिया राज परिवार, जी और एक राज परिवार है आरपीएन सिंह साहब का। जी एक कहीं इधर देवरिया या गोरखपुर के हैं। जी इनके पिताजी भी केंद्रीय मंत्री थे और ये भी कांग्रेस में थे और अब शायद भाजपा में आ गए। ये दोनों राज परिवार हैं और दोनों ओबीसी हैं। जी तो किस तरह से भाई एक ओबीसी राज परिवार को कैसे बिलोंग कर रहा है अभी मॉडर्न डे में भी? जी तो इसका अर्थ है कहीं ना कहीं घालमेल है। जो हमको बताया जा रहा है उसको रिसर्च करने की जरूरत है। मेरे पूरे टॉक का पर्पज यही है कि जो नई पीढ़ी है जिसको राजनीति नहीं खोजनी, वो खोजे इसको, वो पढ़े, एक हिस्ट्री पढ़े, हिस्ट्री का पढ़े, अध्ययन करे। एक पढ़े। कितने कितने साल की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी अगर हम इस चीज को समझना चाहते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हमारी हिस्ट्री को खराब किया गया या हम किस तरीके से हमारी कल्चर, हमारे इतिहास को पूरी तरह तोड़ मरोड़ के हमारे सामने रखा गया। उसको अगर वापस डिबंक करना, उसको वापस, तो एक व्यक्ति को कितने साल पीछे जाना पड़ेगा? 200 साल की हिस्ट्री पढ़े आप। बस 200 साल। आपका कहने का मतलब है कि 1824 से या 1800 क्योंकि हाँ, क्योंकि सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की गई, जी आज आप जानते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है एक वार टूल है। जी एब्सोल्युटली। ठीक, आज से 15 साल पहले अमेरिका ने एक अफवाह फैलाई और सारी मीडिया में ये बात गई कि इराक के पास वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, इराक के पास, जी बिल्कुल। इराक के पास फैलाई गई ना। जी पहले ही। पूरी पूरी दुनिया की मीडिया ने इस बात को फैलाया कि इराक के पास, सद्दाम हुसैन के पास वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। जी न्यूक्लियर क्योंकि कुछ है। जिन भी जी कारणों से, मुझे कारण नहीं पता है, जी जिन भी कारणों से अमेरिका को और यूरोप को सद्दाम हुसैन के देश को नष्ट करना था, इराक को नष्ट करना था, क्या वीपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिला? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। बाद में किसी ने जाके पूछा? बाद में मतलब जब पूरा इराक, किसी ने जाके पूछा? किसी ने नाटो से, किसी ने अमेरिका से ये कहा कि आप माफी मांगेंगे? एक पूरा देश तबाह हो गया। कितने यजीदियों को कत्ल कर दिया उन लोगों ने। कितने यजीदियों की कितनी लड़कियों को और स्त्रियों को सरेआम बाजार में बेचा गया। इंफॉर्मेशन एज ए वार टूल, as a mind manipulation tool, has been used by the Europeans and Britishers since they entered in the India or anywhere, or they went anywhere. क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी की शुरुआत से ही एज अ टूल इस्तेमाल किया गया। एक राइटर है सेल्सियस, रोमन स्कॉलर है, उस 2nd सेंचुरी का। उसकी एक पुस्तक है, मुझे नाम नहीं आता, सेल्सियस नाम है। उसने क्रिश्चियनिटी को प्रोपेगेंडा टूल को बहुत अच्छा एक्सपोज किया कि ये जो है झूठ को बार बार ड्रम पीट करके बजाते हैं और उसको सत्य की तरह प्रसारित करते हैं। गोएबल्स कौन था? गोएबल्स क्रिश्चियन था। तो फिर मैं अपने गोएबल्स जो है जर्मन होने के साथ साथ क्रिश्चियन। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एज अ वॉर टूल आज की डेट में तो एकदम क्लियर हो गया। अभी आप बांग्लादेश में देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन वाज यूज्ड एज अ वॉर टूल। अभी आपने गल्फ कंट्रीज में देखा अरब स्प्रिंग के नाम से। अभी सबसे अच्छा एग्जांपल तो बांग्लादेश ही है। किस तरीके से, या आप बांग्लादेश ही नहीं चाहिए, आप तो हमारे ही इसमें आ जाइए ना, जो किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन है, ठीक है, पूरा इंफॉर्मेशन, गलत इंफॉर्मेशन एंड मिस इंफॉर्मेशन एज अ टूल ऑफ वॉर। ये ब्रिटिशर्स ने
शुरू से ही इसको शुरू किया है। इसके लिए उसके लिए संसद से नियम वो पास हुआ था, कानून पास हुआ था, ईस्ट इंडिया चार्टर 1813, ये वहां से शुरू हुई थी, या शायद उसके पहले शुरू हुई हो। मेरी 13 1813। तो मतलब कि ये है कि आप 1800 से इतिहास पढ़ना शुरू करिए, ज्यादा दूर नहीं, कितने 150 साल, आप 250 साल, आप भारत को समझना 250 हो साल का तो इतिहास आप पढ़ लीजिए। भारत को समझना हो तो आप इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़िए, या हम करें किसी भी देश को समझना। हम्म आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, हम्म आज से 35 साल पहले मेरे पास साइकिल खरीदने की हिम्मत औकात नहीं थी। जी। ठीक, तो चूंकि इकोनॉमिक्स ग्रो करी, प्रॉस्पेरिटी ग्रो करी, तो वो उस प्रॉस्पेरिटी से ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक सेगमेंट वंचित रहे और कोई एक सेगमेंट फले फूले। और जहां तक जब अंबेडकर कहते हैं, या आज की डेट के जितने भी नेता हैं जो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट और इसकी पॉलिटिक्स करते हैं कि 85%, तो आप ये बताओ कि 85% के सहयोग के बिना, उनकी भागीदारिता के बिना, उनके इंटेलेक्ट और स्किल के बिना, उनके श्रम के बिना 15% विश्व का 35 और 25% जीडीपी कैसे निर्मित कर सकता है भाई साहब? एक सामान्य से, एक कॉमन, बहुत हाई क्यों नहीं, मतलब एवरेज आईक्यू वाला आदमी इस बात को समझ सकता मैं अपने पुराने एक प्रश्न पे वापस आऊंगा। है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने अपना एजुकेशन सिस्टम, अपनी पॉलिसीज, लॉ एंड जुडिशरी, इन सबको वापस ठीक क्यों नहीं किया? क्या उस वक्त के ये जितने भी बुद्धिजीवी या अपने आप को क्या क्या बड़ी बड़ी सबके पास उपाधियां थी, कोई लौह पुरुष था, कोई कुछ था, कोई कुछ था। हाँ, अंबेडकर जी को तो इसका इसके लिए भार दिया गया। आपको मैं 3 तो इन लोगों को क्या पता नहीं था हमारे ये किस एजुकेशन सिस्टम से ये लोग ऐसा पढ़कर आए कि इन लोगों ने कोशिश भी नहीं करी कि इन सब चीजों को वापस रिस्टोर किया जाए? मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ और 3 उदाहरण बताता हूँ। गांधी ने 1931 में चैम्बरलेन एक जगह है, या चैम्बरलेन या चैथम लाइन से ऐसे कुछ जगह है, जी। वहां पे घोषणा किया कि भारत आज जितना शिक्षित है, आज से 100 साल पूर्व इससे ज्यादा शिक्षित। जबकि ये क्लेम हुआ कि अंग्रेज हमको शिक्षित करने आए थे। ये महात्मा गांधी जी ने, जिनको महात्मा कहा जाता है। महात्मा गांधी ने एक खड़े होकर घोषणा किया जी कि भारत आज जितना शिक्षित है, जी। इससे आज से 100 साल पूर्व हम्म इससे अधिक शिक्षित था। ब्रिटिशर्स ने जो हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था थी, उसको खोदा, उसको उखाड़ा, उसकी जड़ को देखा और उसको जड़ को सूख जाने दिया। और उन्होंने कहा कि मैं एक कन्विक्शन के साथ इस बात को कह रहा हूं, मेरी बात का विरोध होगा, अगर विरोध होता है और प्रमाण दिए जाते हैं तो मैं अपनी बात को, मेरी बात गलत है, इस बात का प्रचार मैं और जोर शोर से करूंगा। उस समय का एक फिलिप्स हॉर्तोक करके एक वाइस चांसलर था ढाका यूनिवर्सिटी, उसने गांधी को चैलेंज किया कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप प्रमाणित कीजिए। हाँ, इन लोगों को तो ये लगता था ना कि इनकी लाइब्रेरी में, एक लाइब्रेरी की अलमारी में जितनी किताबें हैं भारत के, उतने तो ग्रंथ नहीं है। उसने उसने 2-3 पुस्तकें लिखी, उसने इंटरनेशनल सेमिनार किए गांधी को गलत साबित करने के लिए। अच्छा। लेकिन गांधी चूंकि उस समय उसके बाद पॉलिटिकल इवेंट्स में फंस गए, हम्म नमक का आंदोलन, फिर हम्म और पॉलिटिक्स, वो उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन एक गांधीयन स्कॉलर है, धर्मपाल, जिसका जिक्र अभी मोदी जी ने किया था, धर्मपाल जी की
वार्षिक जयंती पर। अभी ये यही वाले धर्मपाल हैं? हाँ, ये वाले जी। हाँ हाँ, द ब्यूटीफुल ट्री। जी। ठीक, इनकी इसके बड़ी बहुचर्चित किताब रही है। वो चर्चित रही है, और अभी मोदी जी ने इसको बाकायदा इसके बारे में बोला। इन्होंने 1972 में इसके लिए गए, लंदन गए, वहाँ पर इंडियन ऑफिस ऑफ लंदन लाइब्रेरी करके, कहाँ पे, जहाँ पे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं सारे, वहाँ पे उन्होंने डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए, वहाँ पर उसको बक्सों में भर के लाए और संकलित करके इन्होंने 5-6 किताबें लिखी। उसमें एक पुस्तक लिखी एजुकेशन पे, द ब्यूटीफुल ट्री, वो पढ़ना चाहिए सबको। उसमें उन्होंने प्रमाण के साथ दिया कि ब्रिटिश के आने के पहले भारत में एजुकेशन हर गांव में थी, और ये जो अफवाह फैलाई गई है कि शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया गया, इसका उन्होंने खंडन किया डॉक्यूमेंट के आधार पे, कि ब्रिटिश एजुकेशन के पूर्व चारों वर्ग के लोगों को शिक्षा देते थे। इस समय तो प्रिंसिपली ब्राह्मण ही एजुकेशन देते थे। ब्राह्मण एलोन नहीं कह रहा हूँ मैं, एब्सोल्यूट कि ब्राह्मणों के हाथ में शिक्षा थी, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन जिसको फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, स्किल बेस्ड लर्निंग नहीं, फॉर्मल एजुकेशन, वो ब्राह्मणों के हाथ में थी मोस्टली, और उसमें चारों वर्गों को शिक्षा दी जाती थी। और इनफैक्ट उन्होंने पॉपुलेशन वाइज डेटा दिया है कि शूद्रों की संख्या है, स्कूल जाने वाले शूद्रों की संख्या वो इनसे अधिक है, तथाकथित द्विजों से अधिक है। ये तथाकथित द्विज, द्विज, मतलब क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य, जी। इनसे अधिक। ये हुई एक बात। अब आपका प्रश्न आता है, आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिए कि भारत के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन भारत के राइटर्स के द्वारा, वो क्यों पास ऑन नहीं हुई। जी। ठीक है, जो तथाकथित, जो स्वतंत्रता के बाद जो हमारे नेता थे उनके पास। अब मैकाले की एक चिट्ठी है 1836 या 38 की, आप अगर गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, जेचुरी मैकाले ऐसा कुछ उसका नाम। उसने एक लेटर लिखा था, अभी वो पहले शायद रहा होगा क्लासिफाइड, अब वो डिक्लासिफाइड हो गया। उसमें लिखता है कि बंगाल में जिस तरह से इंग्लिश एजुकेशन फैल रहा है, मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से ये आइडोलेटर्स, मतलब मूर्त पूजक, मतलब हिंदू, जिस तरह से हिंदू धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, वो देख करके मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। और मैं बहुत खुश हूँ कि वह दिन दूर नहीं जब बिना मार काट के, लड़ाई के, हिंदुओं को उनके धर्म से दूर करके क्रिश्चियनिटी में डाला जा सके। बंगाल उस वक्त सबसे बड़ा मार्क्सिस्ट और एक कम्युनिस्ट रीजन हुआ करता था। भाई बंगाल से ही एंट्री हुई, तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले सारा इम्पैक्ट बंगाल में होगा। जबकि सुभाष चंद्र बोस भी, लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस बहुत बड़े मार्क्सिस्ट थे। वो एक सेंचुरी के बाद है जी। मतलब वो 1900 में आए होंगे। ये मैं तुमको 1836 से 38 की बात बता रहा हूँ। ये लेटर 1800, एक ये संदर्भ हो गया। एक बात और बताता हूँ आपको। जिन लोगों को शासन मिला स्वतंत्रता के बाद, बिल दुरान ने भी एक, अभी मैंने कोट किया था, बिल दुरान ने लिखा कि जब हिंदू छात्र हायर एजुकेशन के लिए जाता है तो वो वहाँ जाके भौचक्का और परेशान हो रह जाता है कि उसको किस तरह से डी इंडियनाइज और डी नेशनलाइज किया जा रहा है। जो भी उसके माइंड में डाला जा रहा है वो उसको एंटी भारत और एंटी हिंदू बना रहा है। तभी आपका पहला प्रधानमंत्री कहता है कि मैं एक्सीडेंट से हिंदू, भाई एक्सीडेंट हूँ, आई एम एक्सीडेंटल हिंदू, आई एम एक्सीडेंटल हिंदू जी। मैं मुस्लिम हूँ कैसे, और एजुकेशन से क्रिश्चियाई हो, तभी कहता है। दैट इज द इम्पैक्ट। ठीक है, ये सब शिक्षा के कारण। एजुकेशन इज अ वेरी पावरफुल टूल टू डिस्ट्रॉय ए नेशन और बिल्ड ए नेशन। एक और भी देता हूँ उदाहरण आपको। ये जो है एक राइटर हुए हैं
प्रदोष आइच, उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है, द ट्रुथ करके लिखा है उन्होंने। प्रदोष आइच, जो ट्रुथ, जर्मन प्रोफेसर। हाँ, एक पुस्तक लिखी, बहुत अच्छी पुस्तक है, लोगों को पढ़ना चाहिए। उन्होंने प्रमाण के साथ लिखा है कि मैक्स मूलर, विलियम जोन्स, या जितने भी आज की डेट पे गूगल पे आप जाओगे, जिनको एंडोलॉजिस्ट कहते हैं, संस्कृत स्कॉलर कहते हैं, एक किताब निकाल ये है ये। ये कैलकाटा बेस्ड जर्मन प्रोफेसर, बेस्ड तो जर्मनी में ही है, बट ये बिलोंग बंगाल से। इन्होंने बहुत रिसर्च किया है इस पुस्तक के लिए, और बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इन्होंने प्रमाण के साथ लिखा है कि संस्कृत किसी को भी नहीं आती, क्योंकि भाषा का कोई ना कोई कैरियर होना चाहिए, कोई ले जाएगा तभी तो जाएगी। तो अगर यूरोप तक कौन लेके गया संस्कृत को? मैक्स मुलर ने कहाँ से संस्कृत सीखी? या मैक्स मुलर का गुरु, जिसको वो कह के कोई बाप है ऐसे करके है, गूगल करोगे तो पता चलेगा, उसने संस्कृत कहाँ से सीखी? वो बाप जिससे कहता है अलेक्जेंडर से संस्कृत सीखी, उसने किससे संस्कृत सीखी? एक जेन्युइन क्वेश्चन उन्होंने रेज किया, और जो कि हर आदमी को पूछना चाहिए। अगर मैं क्लेम करूं कि मैं जर्मन एक्सपर्ट हूं और मैं जर्मन का एक वाक्य लिख ना सकूं, जर्मनी में एक पैराग्राफ बोल ना सकूं, तो आप मुझे मानेंगे कि मैं जर्मन एक्सपर्ट हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कितने जो सो कॉल्ड इंडोलॉजी के स्कॉलर्स हैं, मैक्स मूलर हैं, विलियम जोन्स हैं, या जितने भी यूरोपीय स्कॉलर हैं, या मॉडर्न डे स्कॉलर्स हैं, अभी अमेरिका में मॉडर्न डे इंडोलॉजी के स्कॉलर्स हैं, उनमें से कितने लोग हैं जिनको संस्कृत का सा भी आता है? तो ये टूल था मिस इंफॉर्मेशन को भारत के बारे में किस तरह से प्रोपगंडा किया जाए। एक बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन है प्रदोष साइज का, कि जब मुगल आए, नहीं मुगल सनातन तो कब से था, फिर मुगल आए, बुद्धिज्म आया और जैनिज्म आया। बुद्धिज्म और जैनिज्म और सनातन में कोई वो नहीं था, एक हमारे यहाँ जिसको कहते हैं संप्रदाय थे, ठीक है, वो कोलेटरली प्रोग्रेस किया, ठीक है, एक साथ प्रोग्रेस किया उन्होंने, उनकी अपनी लैंग्वेज उन्होंने अडॉप्ट करी, अपनी एक पर्टिकुलर फिलॉसफी अडॉप्ट करी, लेकिन सब ग्रो किए। कंपटीशन था वहां पर एक दूसरे से आगे बढ़ने का। और जो हमारे वेद उपनिषद आदि में जो फिलॉसफीज थी, उससे किसी देश को कैसे इनरिच किया जा सकता है फिलॉसफिकली, मटीरियली, वो भारत निर्मित हुआ। फिर मुगल आए, उनकी संस्कृत अलग थी, लैंग्वेज अलग थी, और मुगल के बाद जो उनके साथ फिलॉसफी जो आई, उनके अनुसार एक पुस्तक के बाद सारी पुस्तकें व्यर्थ, सारा ज्ञान एक पुस्तक तक सिमट के रह गया। और वो एक पुस्तक कौन सी है? उनका जो होली बुक्स। फिर ईसाई आए, इनका अपना अलग सिस्टम है। मुगल आपस में ही लड़ते रह गए, एक कारण, एक मुगल भारत से धन नहीं ले जा पाए या धन नहीं ले गए बाहर। ये दूसरा कारण, बात कही थी कि मनी ड्रेन किया मुगलों ने, ब्रिटिशर्स ने मनी ड्रेन किया, ठीक। तीसरा, या तो उनके पास इतना बुद्धि और विवेक नहीं था कि वो हमारे ग्रंथों में छेड़छाड़ कर सके, मुगल। अगर आपसे पूछा जाए, इसलिए वैभव हमारा संरक्षित रहा। आपसे अगर मैं पूछूं, आपने पूरा खत्म हो जाए, बंद हो जाए। उन्होंने कहा पहला पड़ाव वो था जब बुद्धिज्म का जन्म हुआ, जैनिज्म का जन्म हुआ। दूसरा पड़ाव वो था जब मुगल आए। तीसरा पड़ाव आया जब ईसाई आए। अच्छा, ईसाई, कोलंबस, ब्रिटिशर्स नहीं, वास्को डिगामा, हाँ, वास्को डिगामा और कोलंबस जैसे जो आए लोग, जिनका सिस्टम आज भी चल रहा है इन डिफरेंट फॉर्म्स, यूएनओ के रूप में, वर्ल्ड बैंक के रूप में,
डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने के नाम पे, ठीक है, ये जो सिस्टम बना, इसको वो कहते हैं वास्को डिगामा का युग आज भी जारी है। और जब वो युग खत्म हुआ तो ये चौथा पड़ाव आया, जब भारत स्वतंत्र हुआ। तो जो चौथे पड़ाव के बाद जिनको शासन सत्ता मिला, क्या उनके अंदर वो योग्यता थी कि वो शासन कर सके? क्या उनके अंदर उन्होंने शासन करने की ट्रेनिंग लिया था? क्या उन्होंने जो टूल, कॉलोनियल टूल्स थे भारत के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के, एजुकेशन के जो टूल उन्होंने डेवलप किए थे, इंडस्ट्रियल जो टूल उन्होंने डेवलप किए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव जो टूल उन्होंने डेवलप किए थे, उन्होंने भारत को कॉलोनाइज करने के लिए किया था ना, स्वतंत्र करने के लिए तो किया नहीं था। क्या इन्होंने उसको बदला? और अगर नहीं बदला तो आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि कोई बदलाव आएगा? जिम्मेदारी किसकी? वो तो एक तरह से उनको कहते हैं कि ये आज भी जो जिनको शासन सत्ता मिली थी वो उन्हीं ईसाइयों के इंटरमीडिएरी टूल्स। तो यानी कि वो एक तरीके से इन्हीं के एक टूल किट का हिस्सा थे। डेफिनेटली। आज आप एक तरह से ये देखिए कि जब 1847 में भारत स्वतंत्र हुआ, मनी ड्रेन बंद हुआ, तो भारत की इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए। भारत की लूट बंद हो गई, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो क्यों नहीं करी? आप अगर एंगस मेडिसिन का डाटा देखेंगे तो 1947 के बाद वो इकोनॉमी ग्रो नहीं करी, कमी हुई है। कब तक? जब तक कि ये नरसिंह राव नहीं आते, पॉलिसी चेंज नहीं करते, लाइसेंस राज खत्म नहीं हुआ, जो भी सिस्टम था। हाँ। आपको स्वतंत्र होने के बाद तो आपकी इकोनॉमी ग्रो करनी चाहिए थी, आपको अपनी इकोनॉमी रिवाइव करने की ड्यूटी थी आपके पास। तो इसका मतलब वी आर नॉट कैपेबल इनफ टू थिंक हाउ टू रिबिल्ड ए डिस्ट्रॉयड नेशन। आपके पास क्षमता नहीं थी, आप सक्षम नहीं थे ऐसा कोई सिस्टम डेवलप करने में जिससे आप नेशन को रिबिल्ड कर सकते। किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन है। नहीं, बड़ा आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो तथ्यों के आधार पे है, कोई आपका अपना स्वयं का नहीं, मेरा कोई अपना नहीं। हाँ, और जो ये इन लोगों ने भी जो तथ्य लिखे हैं भी रिसर्च बेस्ड है। ठीक है, एकदम। तो ये सब जान के मेरा अब ये सवाल ये है सर, जब ये चीजें सामने आई, ये किताबें लिखी गई, ये किताबें, अब तो इंटरनेट का जमाना है सबके सामने, बट अभी भी ये चीजें बहुत रेयर है। तो उसका एक कारण है। रेयर का क्या मतलब? मतलब ये चीजें आपको नहीं लगता कि कॉलेज में बच्चों को कॉलेज में कैसे पढ़ाया ये सब जाएगा? इंट्रोड्यूस करना कॉलेज चाहिए? में कैसे पढ़ाया जाएगा? हाँ सिस्टम तो अभी वास्को डिगामा का ही चल रहा है ना जी। राज उनका है, सिस्टम हमारा है। कौन से फिल्म का डायलॉग है? हाँ जी, सिस्टम तो वही चल रहा है ना। राज तुम्हारा है क्या ऐसे ही कुछ डायलॉग है, राज तुम्हारा है सिस्टम हमारा। हाँ, ऐसा कुछ एक अभी भी यही चल रहा है। पॉपुलर तो अभी वही चल रहा है, तो कौन करेगा? दूसरी बात यह है, हाँ, एक तो दो तरह की फील्ड होती है, एक तो साइंस है जी, साइंटिफिक बैकग्राउंड का, दूसरा है ह्यूमैनिटी पढ़ने वाले जी। तो जो साइंस के बैकग्राउंड के जो बच्चे की जो ट्रेनिंग होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है क्वेश्चन उठाने की। ठीक है, कब, कैसे, क्यों, कहाँ। इसीलिए साइंस की डिमांड आज भी है, क्योंकि साइंस में एक तो ये माइंडसेट डेवलप होता है, फिर कैरियर फिक्स होता है। ठीक है, कि हमारा जीवन यापन अच्छे से होगा। लेकिन साइंस के व्यक्ति के बैकग्राउंड के व्यक्ति का जो भी योगदान होता है उसको अपने ही जीवन में होता है। मैं एज ए डॉक्टर हो सकता है करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, लेकिन मेरा कोई योगदान समाज को दिशा देने में, कोई पॉलिसी बनाने में मेरा नहीं होगा। ठीक है, इवन
मेडिकल फील्ड में हम्म, पॉलिसी बनाने में मेरा कोई योगदान नहीं हो सकता है, क्योंकि सिस्टम ऐसा बना हुआ है। हम्म। ठीक है, आप सिर्फ एक मतलब वर्कर हो, लेबर की वर्क, तरह हो। यस। दूसरी तरफ जो सिस्टम बनाने वाले लोग हैं, वो हाँ, आते ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड से, ह्यूमैनिटीज, आर्ट साइड। आर्ट साइड। जी। वो जुडिशरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जी। ब्यूरोक्रेसी है, जी। जिनके पास क्वेश्चन उठाने का माइंड ही नहीं होता है, माइंडसेट ही नहीं होता है कि अगर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये पुस्तक पढ़ो, ब्यूटीफुल ट्री, तो इसको इंटरप्रेट करो, जी। इस पर रिसर्च पेपर पब्लिश हो। अगर आपका विदेश मंत्री बोल रहा है कि 45 ट्रिलियन डॉलर की लूट हुई, तो इसको इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। पॉलिसी मेकर सारे हैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के लोग, जिनके पास क्वेश्चन रेज ही नहीं होता है मन में कि यार ऐसा कैसे बोल। तुम कैसे मान लेते हो मैक्स मुलर संस्कृत स्कॉलर, आपने मैक्स मुलर भवन बना रखा, कैसे माना आपने? वो भारत आया था, किस गुरुकुल में पढ़ा था, कैसे बना दिया आपने वो मैक्स मुलर भवन जर्मन दूतावास को? एक बार क्वेश्चन नहीं है दिमाग में। एक तो हो गई ये बात। दूसरी बात क्या है, स्पेशलाइजेशन का जमाना है। अगर टेक्निकल फील्ड में एक्सपर्टाइज होगा, स्पेशलाइजेशन होगा, तो उससे तो कुछ निकलता है ढंग की चीज। कि आर्थोपेडिक्स है, इसमें 10 ब्रांचेज आज की डेट में। पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक्स, हाथ हैंड सर्जन, स्पाइन सर्जन, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, मतलब एक अपनी फील्ड में वो अच्छा काम करते हैं। लेकिन ह्यूमैनिटीज में भी स्पेशलाइजेशन होता है, डॉक्टरेट होता है। स्पेशलाइजेशन मीन्स नोइंग मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस। तो जो मान लीजिए हिस्ट्री का स्कॉलर है, हिस्ट्री में भी 3 हो गया, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, उसमें भी पीएचडी होती होगी। इकोनॉमिक हिस्ट्री का कोई स्कॉलर है, कोई इंडियन सब्जेक्ट्स का स्कॉलर है, सोशोलॉजी का स्कॉलर है, एक जो होलिस्टिक व्यू डेवलप हो सकता है कि हिस्ट्री वाला स्कॉलर इकोनॉमिक हिस्ट्री नहीं जानता, इकोनॉमिक हिस्ट्री वाला सोशल साइंस की को क्या पढ़ाया जा रहा नहीं है। ये होलिस्टिक व्यू ही नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, डिसकनेक्टेड नहीं। सर, गवर्नमेंट से इतनी एड आती है, इतना पैसा आता है, आप ही मुझे बता रहे थे कुछ हजारों करोड़ों रुपए किसी एक बहुत सीनियर पत्रकार ने बताया था 1500 करोड़ आता है। ये आज से 15 साल पहले बताया था, अब तो और बढ़ गया होगा, ये रिसर्च के लिए यूनिवर्सिटीज में। तो फिर ये क्या रिसर्च हो क्या रही है? अब मैं ये कैसे बता सकता हूँ, ये तो प्रश्न आप वहाँ के जो प्रोफेसर हैं वहाँ के जो वाइस चांसलर, आप उनसे पूछ सकते हैं, मैं कैसे बता सकता नहीं, मैं कोई मुझे मिलेगा तो मैं डेफिनेटली पूछूंगा हूँ। जरूर कि आप लोग क्या रिसर्च करते हैं क्या हिस्ट्री लेके आए सामने। अब हम अपने पॉडकास्ट में सर, पॉडकास्ट के अंत में पहुंच रहे हैं, और अब मेरा आपसे एक सवाल है। आज के बहुत करंट अफेयर, जो कि हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया या मांग करी है, जाति आधारित जनगणना की। आज के वक्त में, आज के परिप्रेक्ष्य में वर्ण व्यवस्था, या मैं कहूँ वर्ण, कितने मतलब उपयोगी रह गए हैं? क्या आप इससे एग्री करते हैं कि अब भी जातियां रह गई इतने विध्वंस के बाद, इतना सब, मतलब क्योंकि जैसा आपने बताया कि अब ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा, मैं इसको शॉर्ट में बोलना चाहूँगा। देखिए, वर्ण व्यवस्था पूरी दुनिया में चल रही है, नाम उसको चाहे जो दे, जी। इंटेलेक्ट, डिफेंस, ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, यही तो है। अगर पूरी दुनिया के सिस्टम को आप उठा के देखेंगे तो इसके अतिरिक्त कोई व्यवस्था तो है नहीं। हम्म। आपको चाहे इसको दूसरा नाम देना पड़े, चाहे कोई नाम दे दीजिए आप। तो ये जो वर्ण धर्म आश्रम है, ये कभी, ये इटर्नल पॉलिसी है, आप नाम कोई भी दे दीजिए। जी। 4 ही फोर्सेस हैं सोसाइटी के, जो किसी देश को, समाज को आगे ले जाते हैं। जाति वर्ण व्यवस्था खत्म करके जाति में बांटना,
अंग्रेजों का एक ध्येय था। हर कोई कहता है कि बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों का उद्देश्य था। डिवाइड एट एम्पेरा, ये वो है ग्रीक टर्मिनोलॉजी या रोमन टर्मिनोलॉजी। डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल ये तो हो गया, इसका ओरिजिनल है डिवाइड एट एम्परा। डिवाइड एट एम्परा। एम्परा ये रोमन फिलॉसफी है, जी। डिवाइड एंड रूल। लेकिन कितने में डिवाइड और कैसे डिवाइड? जब आप डिवाइड एंड रूल पे बात करते हैं तो आप अपने आप को लिमिट कर लेते हैं हिंदू और मुसलमान में, जो मोटा मोटा जो लोगों की समझ है। लेकिन ऐसा नहीं था। 1857 के बाद मुसलमानों से ब्रिटिश को कोई खतरा नहीं था, क्योंकि जो अंतिम मुगल बादशाह था उसका उन्होंने समूल नाश कर दिया था, वंशी नाश कर दिया। उसके जितनी वंशजें थी उनको पता नहीं कहाँ ले जाके दफना दिया होगा। उनको असली खतरा था 1857 के बाद हिंदुओं से, क्योंकि हिंदू ही वो फोर्स थी जो विरोध कर रही थी। हिंदू ही वो फोर्स थी जो विरोध कर रही थी अत्याचार का। 1857 में हिंदू किसके लिए लड़ा? हिंदू लड़ा देश के लिए, मुसलमान लड़ा दीन के नाम। ये किसकी पुस्तक है? ये शायद सावरकर की पुस्तक है या किसकी? हाँ, उन्होंने लिखा ना वो 1857 के आंदोलन के बाद, ये उनकी पुस्तक में शायद। उनको मुसलमानों से कभी खतरा नहीं था। वो चूंकि दे हैड सेम फिलॉसफी, तो उनको मालूम था इनको मैनेज कर लेंगे। सबसे बड़ा खतरा था हिंदुओं से, और हिंदुओं में कोई कॉमन डिनोमिनेटर नहीं था। अगर हमको आपको बांटना हो, मान लो हमको किसी चीज को बांटना हो, तो डिनोमिनेटर जानते हैं आप? जी। क्या भाई, कोई एक कम्युनलिटी हो जिसके आधार पे बांटा जा सके। ठीक, एक पुस्तक है माइंड ऑफ कास्ट ऑफ माइंड्स, निकोलस बी डर्क। जी। ठीक है, ये अभी 2010 की पुस्तक है, वो लगता कि तूने पढ़ी होगी। उनका जो वो है कि जो मॉडर्न कास्ट सिस्टम है, हम ये नहीं कहते कि भारत में कास्ट सिस्टम था नहीं, लेकिन जो मॉडर्न कास्ट सिस्टम है ये ब्रिटिश क्रिएशन है, और उसका पर्पस था डिवाइड रूल एंड क्रिएट अ बैकग्राउंड फॉर कन्वर्जन। क्रिएट ए बैकग्राउंड फॉर कन्वर्जन, क्योंकि हिंदू का कोई कॉमन डिनोमिनेटर तो हो ही नहीं सकता था। पूरे भारत में कोई रजवाड़े से बधा है, कोई मठ से बधा है, कोई किसी और चीज से बधा है, कोई कॉमन डिनोमिनेटर नहीं था भारत। और अगर वर्णों में बांटते तो कितने में बांट लेते? 4। मतलब पीस मील, टुकड़े टुकड़े करने में कोई व्यवस्था थी नहीं। फिर इनको कहीं से कास्ट समझ में आया। कास्ट वॉज हाईलाइटेड and caste was told as to be evil. Caste was told to be the creation of Brahmins. जी, ब्राह्मणों ने बनाया वर्ण व्यवस्था। क्यों कास्ट क्यों थी? क्योंकि कास्ट जो भी उस समय कास्ट थी, कास्ट बेसिकली, एक पुस्तक है फ्रांसिस हैमिल्टन बुचनन की 1807 में लिखी। ठीक है, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया का सर्वे किया था उन्होंने। साउथ इंडिया का सर्वे करने वाली किताब 1807 में पब्लिश हुई। तो 1807 तक तो भारत उतना दरिद्र नहीं हुआ था, भारत की जीडीपी लगभग 20% थी। तो उसने कास्ट को करके डिवीजन किया है। एक कैनरा एक स्टेट था, उसका 122 कास्ट में डिवाइड किया उसने वहाँ की पॉपुलेशन को, और लिखा कि कास्ट ऑब्लिक ट्रेड, ऑब्लिक ट्रेड। ठीक है, उसका उससे आपको ये समझना चाहिए कि तब तक कास्ट का जो अर्थ था वो कोई एक स्किल्ड कम्युनिटी थी, एक्सपर्ट कम्युनिटी थी, जिसको कुछ खास मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, सर्विस पे मोनोपोली थी।
आज की डेट में अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रेस करने वाले जो स्टॉक्स होते हैं जिनका मोनोपोली है, हम्म ठीक है, ये जैसे इसका है, फेसबुक है, हम्म ठीक है, दुनिया में सबसे सबसे बड़ी जो कीमत वाले जो स्टॉक्स हैं वो ट्विटर वाले का मालिक क्या रहा, एलन मस्क। एलन मस्क का है, हम्म ये फेसबुक वाले का है, इनकी मोनोपोली है ना, हम्म तभी तो, ठीक। तो मोनोपोलाइज्ड स्किल्ड यूनिट्स, लेकिन एक जब 1900 आ गया तो जब जब जीडीपी आपकी घट के इतनी कम हो गई 1.8, लगभग 80 to 90% लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, भुखमरी के शिकार होने लगे, तब उन्होंने ये कहानी रचना शुरू किया। ये सब 1857 के बाद की कि कास्ट इज क्रिएशन ऑफ ब्राह्मण्स, हम्म कास्ट ही हिंदुओं के इस जो दुर्गति है 1900 तक, जो दुर्गति हुई, गरीबी, भूख, उसका कारण है, ठीक। तो दो चीजें, कास्ट को क्यों टारगेट किया, क्योंकि कास्ट एक ऐसी ग्लू थी जिसके रहते कन्वर्जन संभव नहीं था। मैक्स मुलर लिखता है कि कास्ट, जो कास्ट ईसाइयत में धर्म परिवर्तित करने में सबसे बड़ी बात है, लेकिन मैं भी कि एक दिन ऐसा आए कि ये एक पावरफुल इंजन की तरह काम करे धर्म परिवर्तन के लिए। दैट वाज द फिलॉसफी बिहाइंड द डिवाइडिंग हिंदूज इन कास्ट रादर देन वर्ण। तो इन्होंने तीन वर्ण को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको कहा तीन कास्ट। बाकी जितनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, सर्विस सेक्टर वाली यूनिट्स थी, उन सबको जातियां बना सब दी। कास्ट बना, जातियां बना दी। उसमें शेड्यूल कास्ट निकल आया, शेड्यूल ट्राइब निकल आया। व्हाट इज शेड्यूल, व्हाट डू यू मीन बाय शेड्यूल, शेड्यूल क्या है भाई, दे आर शेड्यूल्ड। शेड्यूल कास्ट का कोई संस्कृत ग्रंथों से, भारत से कोई संबंध निकलता है आपका, नहीं, या ट्राइब का? ट्राइब्स हुआ करती थी, हाँ, मगर शेड्यूल्ड। अब इसमें जाएंगे तो बहुत लंबा है, ये भी एक लंबा पॉडकास्ट है जी कि ट्राइब कैसे निर्मित हुए, कास्ट कैसे जी। निर्मित हुए। तो वो जो पॉलिसी थी, हम्म डिवाइड, रूल एंड क्रिएट बैकग्राउंड फॉर कन्वर्जन, जी। फॉर सोशल अनरेस्ट। हम्म भाई अगर आपने बांट दिया वो ऊंचे नीचे, आज इनफैक्ट तो लड़ाई चली रही है, एक एक वर्ग जो है सवर्ण कहलाता है, सवर्ण कहलाता है, दे वे आर सक्सेसफुल इन देयर पॉलिसी। अब उसी को राहुल गांधी जी आगे ले जाना चाहते हैं। अब इसमें उनकी कितनी बुद्धि है अपनी, इसमें विदेशी एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें मिशनरीज की कितनी ताकत है। इससे फर्क क्या पड़ने वाला है अगर हमें ये पता चल जाएगा कि कितने कौन से जाति के हैं, कितने कौन से जाति के हैं, तो वो किस तरीके से हमारे आज के परिप्रेक्ष्य को डिस्टर्ब कर सकता है? इट इज, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन, जी। ठीक है। मोदी जी ने इतना इतना डेवलप किया, मोदी जी ने इतना विकास किया 10 साल में, हम्म विकास के नाम पे किसी ने वोट दिया? 2024 के रिजल्ट्स को देख के तो मैं कहूँगा नहीं। हर कश्मीरी कह रहा है कि कश्मीर का बहुत अच्छा विकास हुआ, जी, हर कश्मीरी कह रहा है। लेकिन कह रहा है कि मैं मोदी जी को वोट नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। ठीक, क्यों? क्योंकि उसका इमोशनल जो टचिंग पॉइंट होता है वो कुछ और होता है। ये जाति का खेल, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन। और मान लो रिजर्वेशन तुम बढ़ा दोगे तो आज के डेट में रिजर्वेशन से कितनी नौकरी मिल रही, टोटल अगर गवर्नमेंट जॉब में नौकरियां देखी जाए तो हिंदुस्तान में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ या 2 करोड़ से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होंगे। 130 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, 125 करोड़ की जनसंख्या वाला देश, अगर आपने
1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे भी दिया तो 123 करोड़ लोगों का क्या होने वाला है? उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? तो दिस इज ऑल अबाउट इमोशनल गेम प्लान, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, नथिंग एल्स। क्योंकि आदमी कहीं ना कहीं अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, ठीक? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है, ह्यूमन साइकी ऐसी है। मुसलमान कश्मीर का मोदी को वोट नहीं देगा क्योंकि वो अपने आप को मुसलमान कश्मीर का आइडेंटिफाई करता है, और कश्मीर का मुसलमान भाजपा को मुसलमानों के विरोधी मानती है। तो दिस इज ऑल ए इमोशनल गेम प्लान जो कि चलाए जाने का प्रयास चल रहा है, और इसमें विदेशी शक्तियों का कितना हाथ है? क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता, कौन, सलमान खुर्शीद, मणिशंकर अय्यर जैसे लोग चाहते हैं कि भारत में भी बंगाल जैसा कुछ हो, और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश जैसा कुछ हो। दिस व्हाट दिस इज, ये क्या किसान आंदोलन था? ये सब इमोशनल गेम प्लान्स होते हैं टू विन द वोट फॉर गवर्निंग, फॉर लूटिंग द कंट्री विदाउट डूइंग एनीथिंग फॉर द कंट्री एंड फॉर द पीपल। सर, आपसे बात करके बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, और अपने देखने वालों से, श्रोताओं से मैं यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों को बदलने में, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए पर अपना सिस्टम छोड़ गए, वही सिस्टम चला आ रहा है, और उस सिस्टम को आप और हम जैसे लोग ही बदल सकते हैं जब हम लोगों को सही ज्ञान और सही नॉलेज होगी। और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा अपना इतिहास कि हम लोगों के साथ हुआ क्या, आज हम जिस भी स्थिति में हैं वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो उसके लिए सर की मैं ये किताब शूद्र कौन थे एज ए स्टार्टर किट, आप इसको पढ़िए एक बार। इसमें आपको मोस्ट ऑफ द राइटर्स के सर ने स्क्रीनशॉट की तरह से दिया हुआ है। एक स्टार्टर किट की तरह इसको आप पढ़ना शुरू करिए। आगे बढ़ना चाहें तो फिर और किताबें हैं जो सर ने बताई। सोशल मीडिया मेरे हिसाब से सोशल मीडिया कल की अवतार है जी, ठीक है, सोशल मीडिया कल की अवतार है। कल की अवतार है जी जो कि इतने सारे एक्सपोजे कर रहा है। जी, ठीक है, मुझको कौन जानता अगर सोशल मीडिया नहीं होता। मैंने सोशल मीडिया पे 10 साल पहले लिखना शुरू किया तो इस पर मुझे फेसबुक पे लोग गाली देते थे, धमकाते थे। आपके हॉस्पिटल पे भी हमला हुआ है? हॉस्पिटल पे हमला नहीं हुआ क्योंकि हमने हॉस्पिटल का पता ही मिटा दिया था। अच्छा, अपने आईडी से कुछ लेकिन लोग जान गए थे कि इलाहाबाद के हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक लल्ला चुंगी है, यहाँ पर मारने की धमकी देते थे। अच्छा उसमें दिलीप मंडल जैसे लोग भी शामिल थे। दिलीप मंडल को जानते हैं? जी जो पहले उस तरफ थे, जी 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 जी, ठीक है, दलित चिंतक हुआ करते थे, आजकल भाजपा की तरफ आ गए हैं। उनके कुछ अल्टीरियर मोटिव्स हैं जो मुझे पता है, और इस तरह पूरा गिरोह होता था। लेकिन 10 साल तक मैंने निरंतर लड़ाई की। जी। अब उनको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है सर क्योंकि हम फैक्ट पे बात कर रहे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नहीं, इंस्टा पे मैं नहीं जाता हूँ। अच्छा, फेसबुक पे, ट्विटर और फेसबुक, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और हमारे स्क्रीन पे दे दूंगा। और सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा जी। मुझे। और प्रसारित करिए। आपकी जल्दी जो नई बुक आ रही है आएगी, जल्दी आएगी। उस पे भी हम जल्दी चर्चा करेंगे। आज के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद।